national. Okay, right. Is it three major parameters है ना? Here education standard लेंगे. Here education standard में सब parameters से ये 10 total. 12 इसमें सब कैटेगरी 12 पर उसमें ऐसे लिखते हैं जैसे कि एक और बोलते हैं recording in progress right hand mortality next education की है दो drinking water, sanitation, and cooking. Fuse, more gas. दस है इनमें से दो कौन से एक्स्ट्रा ऐड हुए हैं अब जैसे इस डिटेल को तीन बार उससे डिटेल पढ़ रहा है ठीक है सिविल सर्विसेज में कभी कभी पूछेंगे पैटर्न बदल के नहीं लिखती है एमपीआई 66 पे आउट ऑफ हेलो और कुछ समझता हाँ तेच बघतोय आता चांगली काय डेस्कटॉप कसं करायचं ते नाही ना कसं नाही इथं काय दिलंय ना डेस्कटॉप टू ऑडिओ नाही नाही डेस्कटॉप टू ऑडिओ नाही ते यायला तेच चेक करू वरती पाठवून त्याला काही आवाजच वेगळा यायला नाही नाही ते अभिजितला पाठवून बोलून अभिजितला पाठवून ना 2 मिनिटं इंडिया के राज्य का हमारे महाराष्ट्र है ये कर्नाटक ये आंध्र पता नहीं है ये ऊपर वाला जो एरिया है ये क्यों नहीं आ रहा है इरिगेशन क्या बोलते हैं तुम्हाला सूर्य सिग्नल दिवस क्या करना है ठीक है इरिगेशन की गेट पर ऊपर पे एक बहुत अच्छा है पर डे लेफ्ट और and propose an alternative method for estimating poverty in India. इतना ही ठीक है Alternative method उन्होंने propose किया for estimating poverty. इनके जो रिकमेंडेशन है ना वो मेंस पे काम में आता है आपको मेजरली और जो अल्टरनेटिव यूपीएससी एग्जाम से वहां पे स्पेसिफिक पूछे भी जाते हैं इन लोगों के सिविल सर्विस में आज तक आए नहीं है लेकिन इस साल देखा आपने 2024 में डिफेंस के क्वेश्चन आ रहे हैं काफी ज्यादा एकदम से पैटर्न शिफ्ट करा सीडीएस का पैटर्न इधर आ रहा है तो सीएपीएफ का भी इधर घुस रहा है तो शायद चांसेस है ये जो क्वेश्चन उधर पूछे जाते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स टाइप अपने यहाँ पे भी आ सकते इस बार में ना टोटल फर्टिलिटी रेट करके क्वेश्चन आया था तो माइक्रो इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है ये भी माइक्रो इकोनॉमिक्स में आते हैं तो एक दो क्वेश्चन अगर आए और खासकर यहाँ पे पूछने के चांसेस है तो इनके रिकमेंडेशन प्रिपेयर करना है ठीक है और कोई था एग्जाम होमवर्क वगैरह नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम हाँ इसमें क्या था वेलफेयर प्रोग्राम है और एडमिनिस्ट्रेटेड बाय मिनिस्टर ऑफ रूरल डेवलपमेंट किसके लिए है in case of old age पुअर हाउस होल्ड ओनली case of breadwinner and primary पुअर हाउस होल्ड किसका ओल्ड एज या in case of old age हाँ death of breadwinner डेथ ऑफ ब्रेड विनर और कुछ स्कीम था नेशनल फैमिली बेनिफिट स्कीम था और अभी मैटरनिटी बेनिफिट और अभी इंदिरा गांधी नेशनल जीरो
पेंशन ऐड किया और इंदिरा गांधी नेशनल डिसेबिलिटी पेंशन स्कीम, ये दोनों ऐड किए बाद में, ठीक है। टोटल 5 कंपोनेंट। 5 कंपोनेंट है। झाला का रेडी रिकॉर्डिंग स्टार्ट के लिए? चलो, और कुछ था इसके अलावा? आपको मिनिस्ट बहुत सारी स्कीम्स लास्ट चैप्टर में आई थी ना पॉवर्टी बेसिस पे, थोड़ा बहुत देखा उनको? चलो, ह्यूमन डेवलपमेंट क्या था? ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, राइट? डेवलपमेंट छोड़ो, क्या था ह्यूमन कैपिटल? मोस्टली हम इकोनॉमिक टर्म्स में गिनते कैपिटल फॉर्मेशन को, और ह्यूमन डेवलपमेंट क्या था? ओवरऑल डेवलपमेंट की बातें करते हैं, राइट? हम इंक्लूसिव ग्रोथ की बात, आत्म क्या, सर्वांगीण विकास, वही। चलो, कुछ 2-3 हेडिंग और क्या देखा था उस चैप्टर में हमने? कौन सी हेडिंग्स देखी थी? एक ह्यूमन कैपिटल और ह्यूमन डेवलपमेंट देखा था, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड ह्यूमन कैपिटल देखा था, और क्या देखा? सोर्सेस कौन कौन से देखे थे ह्यूमन कैपिटल के? पहला सोर्स क्या था? एजुकेशन। सेकेंड? थर्ड? ट्रेनिंग। चौथा कौन सा था? इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन कौन सी? राइट इंफॉर्मेशन। क्या होती है राइट इंफॉर्मेशन? राइट इंफॉर्मेशन क्लियर, कौन सी इंफॉर्मेशन की बात कर रहे हैं आप ह्यूमन कैपिटल के लिए? जो आपको जॉब सर्च या एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड चीजों की जानकारी दे। आप एनरोल करते हो कोर्सेस में, उसके पहले आपको कंसल्टेंसी या वो रहता है, राइट? चलो, और कुछ था ह्यूमन कैपिटल में आप लोगों ने जितना पढ़ा उसमें? और इकोनॉमिक ग्रोथ और ह्यूमन कैपिटल का रिलेशन क्या था? एक हेडिंग आई थी इकोनॉमिक ग्रोथ एंड ह्यूमन ह्यूमन कैपिटल, उसका रिलेशन क्या था? क्या क्या? जितना ह्यूमन कैपिटल बनेगा उतना इकोनॉमिक ग्रोथ होगा, ठीक है। और आज 2 चैप्टर करने हैं, बचा कुचा ये चैप्टर। और अगला चैप्टर कौन सा है? चैप्टर रूरल डेवलपमेंट। ये आपके एनसीईआरटी में है वो चैप्टर? बस पॉवर्टी हटाया था उन लोगों ने, क्यों हटाया था पॉवर्टी? चलो, नेक्स्ट हेडिंग ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन ग्रेट प्रोस्पेक्ट्स। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के प्रोस्पेक्ट्स अगर मतलब अच्छा आउटकम लाने हो तो किसी ना किसी को इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। कौन लेगा इनिशिएटिव? गवर्नमेंट। गवर्नमेंट ने कुछ बॉडीज फॉर्म की होंगी, तो उनके बारे में जानकारी दी इसमें पूरी। अपने काम की बॉडीज कौन सी जो यहाँ पे दी गई है, और इसके बारे में आपको सर्च मेजरली करना है। कौन सी? देखो यहाँ पे, इन इंडिया द मिनिस्ट्रीज ऑफ education at union and state level, departments of education and various organizations like national council of educational research and training। कौन सा? एनसीईआरटी कौन से मिनिस्ट्री के अंडर आती है? एनसीईआरटी है क्या? ऑर्गेनाइजेशन है, डिपार्टमेंट है, क्या है, बॉडी है, क्या है एनसीईआरटी? इतना पढ़ते रहते हैं एनसीईआरटी 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 क्या है? बताओ प्रेमचंद। डिपार्टमेंट है, रिसर्च सेंटर है, बॉडी है, तो कौन सी बॉडी है? स्टैट्यूटरी है, नॉन स्टैट्यूटरी, एग्जीक्यूटिव? नॉन स्टैट्यूटरी, ठीक है। सेकेंड बॉडी का नाम क्या दिया है? यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, यूजीसी। थर्ड क्या दिया है? ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, एआईसीटी, रेगुलेट्स द एजुकेशन सेक्टर। घर जाके इन तीनों के बारे में इंफॉर्मेशन पता करो, ये बॉडीज है या नहीं है। अगर बॉडीज है तो कौन से मिनिस्ट्री के अंडर आती है, स्टैट्यूटरी है, नॉन स्टैट्यूटरी है, एग्जीक्यूटिव है, क्या इनका नेचर है, ठीक है। और मैं यूजीसी के बारे में खासकर पता करो, उसके फंक्शंस क्या होते हैं वगैरह वगैरह, ठीक है। चलो, एक और ऑर्गेनाइजेशन का नाम दिया है, कौन सा है? इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, आईसीएमआर। ये भी काम कर रेगुलेट्स हेल्थ एजुकेशन सेक्टर मेजरली, राइट? तो 4 बॉडीज है, इसमें से काम की यूजीसी बहुत ज्यादा काम की, प्रीलिम्स के लिए भी और मेंस के लिए भी। हायर एजुकेशन टॉपिक है ना आपके मेंस के एग्जाम, मेंस के सिलेबस में, तो उसमें यूजीसी का रोल काफी ज्यादा पूछा जाता है कभी कभी। सीधा मेंस में क्वेश्चन आता है, यूजीसी के फेलियर्स क्या रहे हैं, अचीवमेंट्स क्या रहे हैं, ठीक है। यूजीसी आईसीएमआर, ठीक है। ऊपर वाले इस पे कुछ काम का था नहीं, सीधा यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। एजुकेशन सेक्टर इन इंडिया, एजुकेशन सेक्टर की स्पेसिफिक बात क्यों हो रही है?
क्योंकि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सोर्स कौन सा है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का? एजुकेशन। बिना एजुकेशन कुछ होना जाना है नहीं जीवन का। चलो, ग्रोथ इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड ग्रोथ इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन। गवर्नमेंट ने एक्सपेंडिचर करना चाहिए एजुकेशन पे, करना चाहिए। आज के प्रेजेंट कंडीशन पर एक्सपेंडिचर कितना है गवर्नमेंट का एजुकेशन पे? क्या है 3.4 जीडीपी का परसेंटेज या ओवरऑल एक्सपेंडिचर? 3 पक्का? चलो चलो, द परसेंटेज ऑफ एजुकेशन टू द एक्सपेंडिचर ऑफ टोटल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। जितना एक्सपेंडिचर कर रहे हैं उसका, अगर 1000 करोड़ एक्सपेंडिचर है तो गवर्नमेंट एजुकेशन पे कितना डालेगा? ये पहला पॉइंट है। और सेकंड होगा जीडीपी का कंट्रीब्यूशन। इंडिकेट्स द इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन इन द स्कीम ऑफ थिंग्स बिफोर द गवर्नमेंट। अगर 1000 करोड़ में से गवर्नमेंट सपोज करो 50 करोड़ रुपीस एजुकेशन को अलॉट कर रहा है, इसे 1000 करोड़ में से 200 करोड़ डिफेंस को अलॉकेट कर रहा है और 500 करोड़ फाइनेंशियल सेक्टर को अलॉकेट कर रहा है स्कीम्स के लिए, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस किसकी हुई? और क्यों वहां पे फोकस कर रहा है गवर्नमेंट फाइनेंशियल सेक्टर पे ग्रो होने के लिए? मतलब एग्रीकल्चर सेक्टर को ग्रो नहीं करना चाहता, सिंपल फंडा दिख रहा है यहाँ पे स्कीम्स वगैरह। तो अगर टोटल एक्सपेंडिचर का कितना पार्ट रहेगा वो इंपॉर्टेंस शो करेगा। एग्रीकल्चर का फिलहाल में कितना है एक्सपेंडिचर आउट ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर? पहला होमवर्क ये वाला, टोटल एक्सपेंडिचर का एग्रीकल्चर में कितना पोर्शन है, ठीक है। साथ ही साथ में ये भी पता करो सबसे हाईएस्ट एक्सपेंडिचर आउट ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ गवर्नमेंट किस पे किया जाता है गवर्नमेंट द्वारा, ठीक है। पहले 3 पता करो और एग्रीकल्चर पता करो। सेकंड, द परसेंटेज ऑफ एजुकेशन एक्सपेंडिचर ऑफ जीडीपी। जीडीपी कितनी है अभी? जीडीपी कितनी है उसका टोटल परसेंटेज जीडीपी का? एक्सप्रेस हाउ मच ऑफ आवर इनकम इज बीइंग कमिटेड टू डेवलपमेंट ऑफ। सच में 6.6 है फिलहाल में जीडीपी का, और पर एक्सपेंडिचर टोटल एक्सपेंडिचर का। ये दोनों डेटा पता करो एक बार, जीडीपी का कितना परसेंटेज जा रहा है और टोटल एक्सपेंडिचर का कितना पार्ट जा रहा है, ठीक है। दोनों अलग है, एक मॉनेटरी टर्म्स में आएगा, एक परसेंटेज के फॉर्म में आएगा, ठीक है। यहाँ पे जूने पुराने डेटा देखो 1952 से लेकर 2002 तक एजुकेशन एक्सपेंडिचर एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इंक्रीज तो हुआ है कितना? 7.9 से 13 ये फैक्ट पुराने हैं। अगर एग्जाम में आप जब भी ऐसा कुछ डेटा कोट कर रहे हो और आपको सिग्निफिकेंस शो करना हो कि गवर्नमेंट ने सच में काम किए, तो पुराने डेटा जनरली मिलते नहीं है। तो एनसीईआरटी दे रहा है आपको, क्या करना, ये वाला ईयर कोट करना सीधा, उस टाइम पे इतना था, ये वाला पकड़ना हमेशा। क्यों? 52 का ये था, 2002 का ये था, तो स्टार्टिंग में ये वाला पकड़ना और यहाँ से शो कर देना, कंपेरेटिव एनालिसिस आ जाएगा और प्रेजेंट कंडीशन में गवर्नमेंट सच में वर्क कर रही कि नहीं ये पता चल जाएगा वहां पे। यहाँ पे एक कमीशन का नाम है एजुकेशन कमीशन 1964-66। किसी को पता है इस कमीशन का नाम? कोठारी कमीशन, कोई बोला? कोठारी कमीशन है 64-66 का, ठीक है। प्रेजेंट कंडीशन में एजुकेशन रिलेटेड कोई कमीशन है प्रेजेंट? यहाँ पे प्रेजेंट सिनारियो में कोई एजुकेशन रिलेटेड कमीशन सेटअप किया गवर्नमेंट ने? नहीं। एक थोड़ा हिस्ट्री सर्च करोगे, एक डेवलपमेंट आपको इजी जाएगा मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ने में। ऐसा हेडिंग डालना गूगल पे, एजुकेशनल डेवलपमेंट, ठीक है, और यूपी से आगे सर्च करना। आपको चार्टर्ड एक्ट ऑफ 1813 से ब्रिटिश इंडियन टाइम से डेवलपमेंट्स पता चलेगी कि एग्रीकल्चर सॉरी एजुकेशन सेक्टर इंडिया में कैसे डेवलप होते गया। चार्टर्ड एक्ट ऑफ 1813 आएगा, फिर 33 आएगा, 53 आएगा, फिर डिफरेंट कमीशन आते हैं। कौन सा? वुड्स डिस्पैच आएगा, उसके बाद में हंटर कमीशन आता है, हंटर के बाद में कौन सा आता है? हंटर का होता है 1882-83 का टाइम पे आता है। फिर यूनिवर्सिटी, इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट आता है 1904 जो कर्जन लाता है। फिर हार्टॉक कमीशन आता है शायद से, फिर
सार्जेंट प्लान आता है एजुकेशन का, फिर इंडिपेंडेंस के बाद में कोठारी कमीशन आता है, यूजीसी बनता है। तो एक बार डेवलपमेंट पता करो, ये प्रीलिम्स के लिए भी काम का आएगा, और इंडिपेंडेंस के बाद वाले कमीशन जो है जॉब के मेंस के लिए भी काम में आएंगे, ठीक है। तो एक होमवर्क कौन सा मिला, एजुकेशनल डेवलपमेंट, प्री इंडिपेंडेंस टू पोस्ट इंडिपेंडेंस, ठीक है। इन यूनियन बजट 2025 the government of India levied 2% of educational cess on all union taxes। ये काम का नहीं है, प्रेजेंट कंडीशन पे यहाँ पे एक वर्ड है सेस। सेस मतलब क्या होता है, एनीबॉडी, सेस। आपको टैक्स पता है क्या होता है टैक्स? टैक्स क्या होता है? बर्डन आप लोगों के ऊपर है? तेरे ऊपर है टैक्स का बर्डन, है ना? सोच, जीएसटी पे करते हो आप लोग, इनडायरेक्ट टैक्सेस। अगर ये टैक्स है, सपोज करो आप लोग बीएमडब्ल्यू बाय कर रहे हो, एक लग्जरी प्रोडक्ट है, महंगा है काफी ज्यादा, वो कौन बाय करता है? लग्जरी पीपल, मोस्टली जिनका अच्छी इनकम है। तो गवर्नमेंट को पता चला इनके बहुत ज्यादा इनकम, इनके पास बहुत ज्यादा इनकम है, तो गवर्नमेंट लग्जरी प्रोडक्ट्स पे टैक्स प्लस एक्स्ट्रा टैक्स, एक्स्ट्रा टैक्स कौन सा होता है, सरचार्ज होता है वो। जो टैक्स के ऊपर टैक्स लगा, पहले 28% जीएसटी लगा के रखा है बीएमडब्ल्यू पे, प्लस एक्स्ट्रा टैक्स ऊपर से, और वो रहेगा आपका सरचार्ज। और उसके ऊपर भी अगर कुछ लगा रही गवर्नमेंट, उसको बोलते हैं सेस। मतलब पहले तो लूटा, फिर और लूटा, फिर किया बर्बाद, सिंपल लैंग्वेज, ठीक है। अगर 2002 और 5 के टाइम पे 2% सेस लगा रहे थे एजुकेशन पे, फिलहाल आज के प्रेजेंट कंडीशन में गवर्नमेंट ने कुछ किया है एजुकेशन के लिए, सेस वगैरह लगाती है। मन की बात सुनते हो आप लोग कभी? किसी ने सुनी मन की बात? हर बार मन की बात में मोदी जी एक नया सेस ला देते हैं, सुना है कभी? तो घर जाके पता चलो एजुकेशन पे फिलहाल में कोई सेस लगा पड़ा है या सरचार्ज लगा, सेस लगा पड़ा है क्या, और लगा है तो कितना है, और कब लगाया था, अभी तक कितना अमाउंट कलेक्ट हुआ है, कहाँ डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, एक बार पता करने का ट्राई करो बस, ठीक है। सरचार्ज, सरचार्ज, एक्स्ट्रा चार्ज। आप लोगों ने मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ी अभी तक थोड़ी बहुत? मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ाएगा आपको थोड़ा, 9th 10th पढ़े हो इकोनॉमी में, उसमें टैक्स वगैरह पढ़ा थोड़ा बहुत, टैक्स स्ट्रक्चर वगैरह कुछ था ऐसा? नहीं, पढ़ोगे आगे जाके, चलो। यहाँ पे क्या लिखा है, इन 2002 दिसंबर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थ्रू 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, यूपीएससी के अदर एग्जाम का सबसे फेवरेट क्वेश्चन है, सीधा अमेंडमेंट पूछता है क्या इंट्रोड्यूस किया गया था, नहीं तो ये वाला नीचे वाला पूछेगा। मेड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एज अ फंडामेंटल राइट टू ऑल चिल्ड्रन इन द एज ग्रुप ऑफ, ठीक है। ये प्रीलिम्स का फैक्ट है आपका, सीधा सीधा बहुत सारे एग्जाम से डायरेक्टली पूछा जाता है। एक लास्ट, फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स। फ्यूचर प्रोस्पेक्ट से मतलब क्या समझते हो आप लोग आदित्य? ये फ्यूचर प्रोस्पेक्ट इन्होंने हेडिंग डाली है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन की, इसका मतलब क्या है, आगे जाके कैसा रहेगा। तो उन्होंने पहली बात क्या की है, एजुकेशन फॉर ऑल स्टिल अ डिस्टिंक्ट ड्रीम, मतलब क्या समझते हैं इससे, सभी को एजुकेशन मिल रहा है इंडिया में अभी भी, किसको नहीं मिल रहा है? आज वो गरीब नहीं है अपना, क्यों दिहाड़ी पे गया आज, कहाँ गया गौरव? घर पे ही है, चलो। एजुकेशन फॉर ऑल अ डिस्टिंक्ट ड्रीम, ऐसे वगैरह लिखते हो, मतलब अगर यही हेडिंग में ऐसे में डाल दूं 10 पन्ने लिख पाओगे? ऐसे होता है ना, ऐसे ऐसे आते लाइंस। सोचो बस इतनी वाली हेडिंग को आप कहीं पे भी कोटेशन की तरह यूज कर सकते हो, जब भी एजुकेशन रिलेटेड क्वेश्चन आए एज अ कोटेशन इसको यूज कर सकते हो आप लोग। अच्छा है काफी, प्रेजेंट कंडीशन को भी शो करता है, उस टाइम के छोड़ो इंडिपेंडेंस, आज के प्रेजेंट कंडीशन भी यही हाल है इंडिया के, और डिस्टिंक्ट ड्रीम, ठीक है। Though the literacy rates of both adults as well as youth have increased, still the absolute number of illiterates in India has much as India's population as that of time of independence। इसका मतलब क्या हुआ, कितना बोल रहा है? Absolute number of illiterates in India, illiterate का नंबर कितना है, पॉपुलेशन एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, कितनी थी इंडिपेंडेंस के टाइम पे पॉपुलेशन?
32 करोड़ पक्का। और आज की प्रेजेंट पॉपुलेशन कितनी है? तो ये क्या बोल रहा है, जितनी इंडिपेंडेंस के टाइम पे पॉपुलेशन थी आज का प्रेजेंट कंडीशन के, मतलब आज की नहीं, वो 2011 के सेंसस की बात कर रहा है, उस टाइम के हिसाब से जितनी पॉपुलेशन थी उसका उतनी आज भी इलिटरेट है। तो एक एनसीईआरटी का डेटा है और एनसीईआरटी की लाइन है, कभी भी एजुकेशन रिलेटेड मतलब ये वाला, इसको सपोर्ट करने के लिए तो अच्छा डेटा है लिखने के लिए, ठीक है। चलो, जेंडर इक्वालिटी अब बेटर देन बिफोर, लगता है आप लोगों को सच में एजुकेशन में जो अपना 10th तक का एजुकेशन है, ये सेकेंडरी और प्राइमरी सेकेंडरी एजुकेशन बोलते हैं हम, ग्रेजुएशन का पहला, उसमें फीमेल एनरोलमेंट ज्यादा है या मेल एनरोलमेंट ज्यादा है? फीमेल पक्का? दोनों भी सेम है? सेम तो कभी होता नहीं अपने इंडिया में, बताओ। आपके घर में आपके मम्मी पापा है, पापा कौन से स्टैंडर्ड तक पढ़े? डिग्री। और मम्मी? डिग्री, दोनों डिग्री, कौन कौन सी डिग्री की दोनों ने? बी। कुछ ज्यादा ही लिटरेट फैमिली इनकी, इनकी बात नहीं करेंगे। चलो बताओ, इंडिया में फीमेल एनरोलमेंट ज्यादा है या मेल? एक डेटा फाइंड आउट करो, फीमेल प्राइमरी सेकेंडरी एजुकेशन में फीमेल एनरोलमेंट रेट किसका ज्यादा है पता करो, और वो चेंज हो जाता है हायर एजुकेशन में, वो चेंज पता करो हाई, और रेट कितना है वो देखो, ठीक है। प्राइमरी सेकेंडरी पता करो, फिर हायर एजुकेशन, और आपका ग्रेजुएशन आ जाएगा, राइट। इसमें एनरोलमेंट रेट मेल फीमेल का कितना है, हायर ग्रेजुएशन के टाइम पे चेंज कैसे होता है वो ये देखो, और पोस्ट ग्रेजुएशन में कैसे चेंज होता है वो एक बार देखो, ठीक है। बहुत ज्यादा चेंजेस देखने को मिलते हैं उसमें। द differences in illiteracy rates between male and female are narrowing, signifying a positive development in gender equality। ये मानते हो इंडिया में ऐसा होता है कुछ? आप में से कितने फीमेल से यहाँ पे बैठे हो अभी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, और लड़के गिन लो कितने हैं, हाथ ऊपर करो बे, 5 6 भी है क्या तुम लोग? तो जेंडर इक्वालिटी तो मेंटेन हो रही है एजुकेशन सेक्टर में, ठीक है। हायर एजुकेशन ऑफ फ्यू टेकर्स, यहाँ पे क्या बात हुई? अभी अभी जेंडर इक्वालिटी बढ़ रही है, आगे जाते हायर एजुकेशन जाते जाते मेल का पार्टिसिपेशन बढ़ना चालू होता है, फीमेल कम होना चालू होता है। और वैसे भी जितना हम सोचते हैं ना, इंडिया में प्राइमरी तक फ्री रखा है इसलिए बहुत सारे एनरोलमेंट होता है, लेकिन जैसे फ्री एजुकेशन खत्म होता है, जो पावर्टी अपने यहाँ पे प्रिवेल करे उस वजह से हायर एजुकेशन में बहुत कम लोग जाते हैं, और जितने जा रहे हैं वो भी बर्बाद होकर बाहर निकल रहे हैं क्योंकि एम्प्लॉयमेंट मिल नहीं रहा है आजकल ना। The Indian education pyramid is steep, indicating lesser and lesser number of people reaching the higher education level. Moreover, the level of unemployment among educated youth is, सच बात है। एनएसएस के बारे में पता किया था उसी दिन, पता किया था ना, किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है? एनएसएसओ है फिलहाल में, एनएसओ है, एनएसओ किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है? कौन सी मिनिस्ट्री? एनएसओ डाटा इन 2000, the unemployment rate of educated youth was 7.1%, and unemployment of people with up to primary education was only, मतलब जो हायर एजुकेशन क्रॉस कर रहे हैं उनका अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ना ज्यादा भी होता है, मानते हैं। प्रेजेंट कंडीशन पे कितना है पता करो, आज के प्रेजेंट कंडीशन पे जो एजुकेटेड यूथ है, एजुकेटेड कौन सा होता है? सेकेंडरी एजुकेशन अब होगा क्रॉस कर चुके हैं, तो उसका रेट फिलहाल में कितना है, और प्राइमरी एजुकेशन का अनएम्प्लॉयमेंट कितना है फिलहाल, कितना? 37 हायर एजुकेशन का, और प्राइमरी का 17 के आसपास। एक बार पता करो, ठीक है, क्योंकि 2000 के टाइम पे सिर्फ 1.2% था, और यहाँ पे 7.1 बता रहा है। अगर तुम 37 बोल रहे हो, हाँ 3 to 6 एग्जैक्ट पता करना एक बार, अगर ये सच में 37 है तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा है, क्यों बढ़ा है? अगर सपोज करो मानते हैं यहाँ पे 7.1% दिया है, और ये बोल रहा है 37% है, 37 नहीं हो हायर एजुकेशन? एक बार पता करो, अभी पता करो एक बार, चलो निकालो मोबाइल कोई, डालो क्या है अनएम्प्लॉयमेंट रेट ऑफ एजुकेटेड, यस अनएम्प्लॉयमेंट इन सेकेंडरी एजुकेशन, ऐसा डालो, कुछ आता है क्या डेटा, देखो एक बार।
हाँ, अनएम्प्लॉयमेंट रेट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन या हायर एजुकेशन डालो, हायर एजुकेशन पूरे वर्ल्ड का है वो। कितना है? 29.1। इंडिया का है 29.1 आ रहा है। कितने सालों में बदला है? 24 सालों का डेटा बदला। बढ़ा है घटा? आइडियली कम होना चाहिए था ना, तो बढ़ा क्यों? आज का ही आर्टिकल है, वेट। तो घर जाके वो आर्टिकल अच्छे से पढ़ो अभी, ठीक है। अब बताओ क्या रीजन है 7 से लेकर 29 तक ड्रास्टिक इंक्रीज का? अवेयरनेस कौन सी? कौन से एजुकेशन के लिए? हाँ, यहाँ पे हायर एजुकेशन भी डाला ना अपन ने, एंड अब ओपन लिखा है। मोस्टली डेटा हायर एजुकेशन का है ना, मतलब तुम्हारा ग्रेजुएशन हो चुका है, खत्म हुआ, उसके बाद का डेटा है। उसके बाद तुम पोस्ट ग्रेजुएशन जाओ, उसके बाद भी वही हालत है। तो क्यों हालत है ये? तो सबसे पहला पॉइंट क्या लिखोगे आप? यूपीएससी प्रिपरेशन ना, वहीं से बाहर निकल जाओगे। एंटरप्रेन्योरशिप, फाइनेंशियल कंडीशंस, कैसे? lack of skills. लैक ऑफ स्किल्स। के related skill जो है स्किल डेवलपमेंट में लैक कर रहे हैं इंडिया। ठीक है, कौन सी स्किल चाहिए आपको? हम्म। नहीं होता है उसके लिए, पर वो उसमें जो डिग्री लेने के बाद भी वो रिसर्च स्किल उसमें डेवलप नहीं होती। ठीक है, और 7 से 29 तक की जर्नी बहुत लंबी है। लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज, सिंपल पॉइंट ना। और कुछ? हाँ, क्या बोला इन्होंने? लोग नशे करने लग गए। ज्यादा लोग जा रहे हैं कहीं पे। जैसे कौन सा सेक्टर? मैकेनिकल इंजीनियरिंग वही है यहाँ पे, मैकेनिकल। मैकेनिकल, मैकेनिकल और कोई है मैकेनिकल। मैकेनिकल और कोई है मैकेनिकल। देखो अनएम्प्लॉयमेंट इसे बोलते हैं। और एग्रीकल्चर या फिर इनफॉर्मल सेक्टर में जॉब नहीं करते। इनफॉर्मल सेक्टर में जॉब नहीं करता। ठीक है, प्रेस्टीज। और इकोनॉमी, गिग इकोनॉमी। कि उधर मतलब ज्यादा जनरेट नहीं करना पड़ता, डायरेक्ट हमको जो टेस्ट पेपर वर्क और सर इनफॉर्मल वर्क रहता है, इतना फॉर्मल नहीं मिलता, तो इसकी वजह से जो प्रॉपर एम्प्लॉयमेंट है उसमें नहीं जाते और इनफॉर्मल इकोनॉमी में ज्यादा जा रहे हैं। ठीक है, गिग इकोनॉमी का राइज। और अरे बोलो, बोलो मैम, आप बोलो, बोलो बोलो। ओके, और कुछ? हंगर किसी को बोलना है? माल न्यूट्रिशन किसी को बोलना है? और कुछ वैलिड रीजंस आपके पास? थोड़ा कॉमन सेंस लगाओ, बोलो। हाँ, यूनाइटेड नेशंस? नहीं, बोलो बोलो। बोल, वैभव, वैभव ना? हाँ बोल वैभव। इंजीनियरिंग की डिग्री, इंडस्ट्रियल अपॉर्चुनिटीज कम है इंडिया में। ठीक है, और? फ्रेशर्स का प्रॉब्लम है। हाँ, तो क्यों नहीं मिलता है? वही पूछना चाह रहे हो। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, हाँ एग्जैक्टली, क्यों नहीं मिलता फ्रेशर्स को? हाँ, प्रैक्टिकल नॉलेज लैक करता है इंडिया में। थ्योरी तो बहुत है, प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है इंडिया में। आप लोग 12th में होते हो, केमिस्ट्री के एक्सपेरिमेंट करने जाते हो, करते हो 1 साल के। फिर आप लोग इंजीनियरिंग में जाते हो, वहां पे प्रैक्टिकल होता है आप लोगों के। तो प्रैक्टिकल तो है, वो बकवास प्रैक्टिकल रहते हैं ना। कंपनीज रिक्वायर्ड स्किल। एग्जैक्टली, यूपीएससी जैसा। वो पूछते कुछ और है, हम पढ़ते कुछ और है, नहीं? चलो, कितने चैप्टर बचे आपने अभी? इसको देख, इसको इंक्लूड करके, इसको हटा के।
10 चैप्टर है ना टोटल अपने, तो अभी 5 बचे हैं ना, 5 ही हुए अपने अभी। आपकी बैच 15 तारीख से है ना, काफी लंबा जाना है। चलो, क्या हो गया? 12th का एनसीईआरटी नहीं करवाना है? कौन सा लेकिन 12th का? होगा ना आपका, क्यों नहीं होगा? आपको करने की इच्छा है? किसको किसको नहीं है? रिक्वायरमेंट है तो करेंगे। 12th का जो मैक्रो इकोनॉमिक्स का एनसीईआरटी है वो मेजरली जो आपका इकोनॉमी का एडवांस सेशन है वो उसमें कवर हो जाता है। ये माइक्रो वाला जनरली वहाँ कवर नहीं होता, इसलिए माइक्रो की एनसीईआरटी पढ़ानी पड़ती है। माइक्रो में क्या, जीडीपी है, बैंकिंग सेक्टर है, और क्या होता है एक्सटर्नल सेक्टर, ओपन इकोनॉमी जिसको आप बोलते हो, वो सारा आपका मेजर इसमें आ जाता है। जो आपका एडवांस लेवल का इकोनॉमी रहता है जो आप लोग पढ़ोगे उसमें कवर हो जाएगा, उसका लोड नहीं आएगा। चलो नेक्स्ट चैप्टर है रूरल डेवलपमेंट। क्या होता है रूरल एरिया मतलब? हम्म, कोई है यहाँ पे रूरल एरिया से? किसी ने तो हाथ खड़ा किया था कल या परसों के लेक्चर में। आनंद ना? तू तो वाशिम काय बोलली तू एवढ्या? विदर्भ, वाशिम, कोणालाच माहित नाही। प्रॉपर विलेजर है तू? और कोई है प्रॉपर विलेजर? आनंद तुम विलेजर हो? प्रॉपर नहीं हो, इम्प्रॉपर हो। ये क्या होता है? इनफॉर्मल विलेजर हो। कोई विलेज में गया है कभी कभी भी जीवन में, रहने के लिए थोड़े दिनों के लिए भी रहा है वहां पे? रहे हो? आज आप पुणे में रहते हो, ठीक है, कैसी लाइफ रहती वहां की? खेती बाड़ी रहती, प्राइमरीली एग्रीकल्चर देखने को मिलता है। वहां पे देखा आपने टाटा का प्लांट लगा पड़ा कभी? केएफसी घर में, आजू बाजू मैकडोनल्ड्स नहीं, क्यों नहीं वहां पे? डेवलपमेंट नहीं है, डेवलपमेंट और अवेयरनेस नहीं है। अवेयरनेस तो बहुत होती है गाँव में, बस इनकम नहीं है। और उसकी नीड नहीं है। गांव के लोग सुधरना ही नहीं चाहते, नहीं सुधरना चाहते हैं, नहीं चाह, उनको वही शहर में आएंगे तो देख। बेइज्जत नहीं होते, लाइक यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं वो ड्राइव करेंगे, लाइक विलेज में उतनी पॉपुलेशन नहीं है और उसमें से विलेज वाले इवन ट्राई करना भी चाहेंगे तो जैसे प्रॉफिट बेस के लिए कंपनीज वहाँ पे एस्टेब्लिश होती है। कंपनीज को पता है कि रूरल पॉपुलेशन कम है तो वो अपना प्रॉफिट देखेंगे और वहाँ पे नहीं जाएंगे। ये भी सही है, पॉपुलेशन का बहुत बड़ा फैक्टर है। कितनी पॉपुलेशन है गांव की? लेस देन 5,000, 5,000। मैं एक प्रॉपर विलेजर हूँ। मेरे गांव में जब वोटिंग करने जा रहा था, फर्स्ट टाइम वोटिंग किया था मैंने, मध्य प्रदेश असेंबली इलेक्शन हुए थे रिसेंटली। तो जिस गाँव ग्राम पंचायत से मैं आता हूँ वहां पे जब वोटिंग करने के लिए, वहां पे नंबर ऑफ वोटर्स दिया गया था, कितने लोग वोटिंग करने वाले, 957। कितने? आपने पूरे एजुकेशन इस एचवी देसाई में इससे ज्यादा लोग मिलेंगे आपको। और पूरे गांव के वोटर्स कितने हैं? लेस देन 1,000। सोचो, ये हालत होती है ना। क्या लगता है आपको, रूरल इकोनॉमी अच्छी होती है अर्बन इकोनॉमी? क्यों? अपॉर्चुनिटी, एक्सेसिबल और अपॉर्चुनिटीज, ईज ऑफ लिविंग लाइक रूरल एरिया में ज्यादा अच्छा होता है अर्बन में? अर्बन डिपेंड नहीं हुआ। कभी यूपीएससी की प्रिपरेशन विलेज में रह के करने की सोची है? किसी गांव में जाओ और यूपीएससी की प्रिपरेशन करो, क्या डिफरेंस है, क्या बताओ मुझे। बहुत क्या, एक बेसिक डिफरेंस बताओ। रिसोर्सेस वो तो ऑनलाइन मिल जाते हैं, सोशल एनवायरनमेंट यहाँ पे मिलता है आपको, कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा, डिस्ट्रैक्शन, नो सोशल एक्सपोजर, ठीक है, मतलब आइसोलेशन में रहोगे। यूपीएससी में आइसोलेशन में क्या रहना चाहते हो ना आप लोग, या झुंड बना के रहोगे आप लोग? और कुछ? अच्छा, किसको लगता है जब सुबह उठते हो, शाम में जब सोने जाते हो, टाइम बहुत फटाक से निकल जाता है? ऐसा होता है ना, सुबह उठे, न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट किया, फिर एकदम से पता चला 2 घंटे निकल गए, फिर जीएस उठाया, एनसीईआरटी पढ़ी, क्लास हुआ, रात को खाता खाया टाइम हो गया।
अरे गाँव में रह के देखो, सुबह उठोगे 7 बजे भी उठे बहुत लेट लगता है उस टाइम पे, फिर दोपहर तक भी पढ़ाई कर ले सकते, पूरे दिन की पढ़ाई दोपहर के 12 बजे तक हो, टाइम नहीं निकलता वहां पे। सबसे घटिया समय वहां पे दोपहर का होता है, वो 12 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक, ऐसा लगता है 5 दिन निकल गए, टाइम ही नहीं निकलता है। तो एक एडवांटेज है, एक टाइम बहुत है तुम्हारे पास उधर प्रिपरेशन के लिए, लेकिन बाकी सारे बहुत डिसएडवांटेजेस भी है। ठीक है, तो आज के लेक्चर में रूरल डेवलपमेंट के लिए क्या क्या होता है सारी चीजें, आपको क्या लगता है क्यों होना चाहिए रूरल डेवलपमेंट। आप लोग अर्बन अर्बन तो किए जा रहे हो, अर्बन की लाइफ अच्छी होती है वगैरह, तो रूरल डेवलपमेंट करना क्यों इंपॉर्टेंट होता है। पोटेंशियल बढ़ेगा। किसका, ह्यूमन डेवलपमेंट होगा, पोटेंशियल बढ़ेगा, क्या बढ़ेगा, रिस्क कल्चर। कौन सा रिस्क कल्चर, बाहर निकलने का। तो फिर रूरल डेवलपमेंट करने का मतलब ही क्या निकला, अगर वहां पे डेवलपमेंट करके तुम्हें बाहर ही निकलना है, अर्बन एरियाज में आना है। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाना, तो लाइक वाटर स्केर्सिटी वगैरह हम्म, ये सब डेवलप करके सब वहीं पे एक्सेसिबल करना। वहीं पे एक्सेसिबल करना, माइग्रेशन रोकने के लिए एग्जैक्टली जो रूरल से अर्बन के ओर माइग्रेशन हो रहा है, और जो अर्बन स्लम्स का कॉन्सेप्ट आया जा रहा है, बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। डोनाल्ड ट्रंप आए थे इंडिया में, मोदी जी ने वेलकम किया, एक दीवार खड़ी की थी पता है आप लोगों को, स्लम एरिया जहां से डोनाल्ड ट्रंप की गाड़ी जाने वाली थी, उस पूरे स्लम एरिया था, तो छुप जाए इसलिए पूरी पूरी वॉल खड़ी की थी रातों रात उन लोगों ने। क्यों खड़ी करनी पड़ी, छुपाने के लिए। क्यों छुपाया, गरीबी ना दिखे। और स्लम्स कौन है, रूरल एरिया के लोग ना, अल्टीमेटली जो वहां पे शिफ्ट हुए, अफोर्ड नहीं कर पाए। पुणे में घर लेना मतलब कितना महंगा है, एक फ्लैट 1 BHK कितने में पड़ता है यहाँ पे, 50 lakhs। गांव में जाओ, पूरा का पूरा घर खड़ा कर दो, फिर भी 50 लाख नहीं लगेंगे, 4-5 मंजिले का। क्यों, कॉस्ट। कॉस्ट, डिमांड। तो अगर रूरल एरिया को हम डेवलप कर दे उसी के जगह पे, वहीं पे थोड़ी बहुत बेसिक फैक्टर्स लगाए, एजुकेशन फैसिलिटीज, हेल्थ सेक्टर अच्छा करे, तो उसका इम्पैक्ट क्या होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा करे तो उसका इसका इम्पैक्ट क्या होगा। पहले तो माइग्रेशन रुकेगा, ठीक है। सेकंड, कैपिटल डेवलपमेंट। कैपिटल फॉर्मेशन होना चालू होगा, एक्सपोजर बढ़ेगा, लिविंग स्टैंडर्ड, हाँ, कनेक्टिविटी। कनेक्टिविटी बढ़ेगी, और फार्मर्स के लिए प्लस पॉइंट हो जाएगा। और अगर रूरल डेवलपमेंट करना अच्छा है ना अल्टीमेटली, रादर देन माइग्रेशन करो। ठीक है, चलो, किसी ने इस इंसान का नाम सुना है, तिरुवल्लर, तिरुवल्लुवर। ये तमिल पोएट या वो जो है ना आपका संगम लिटरेचर वगैरह, उनमें नाम आता है इनका। ये कहते हैं ओनली द टिलर्स ऑफ द सॉइल लिव बाय द राइट, द रेस्ट फ्रॉम देयर फॉर्म देयर ट्रेन एंड ईट ओनली द ब्रेड ऑफ। सही कहते हैं, इसका मतलब समझ में आ रहा है, किसके ऊपर बात कर रहे हैं, टीलर्स और एग्रीकल्चर के बारे में बात चल रही है यहाँ पे। ओनली द टीलर्स मतलब एग्रीकल्चरिस्ट ऑफ द सॉइल लिव बाय द राइट, द रेस्ट फॉर्म देयर ट्रेन। इन्होंने बनाया, अब इसके ऊपर पूरा डिपेंडेंसी बढ़ रही है, डिपेंडेंसी एग्रीकल्चर के ऊपर है जो प्रोड्यूस किए जा रहे हैं, प्रोड्यूस तो यही कर रहे हैं ना, लेकिन डिपेंडेंसी आगे पीछे भी चेन लगी पड़ी है, सारे के सारे लोग इनके ऊपर डिपेंड रह रहे हैं ना, एंड ईट ओनली द ब्रेड ऑफ डिपेंडेंस। ठीक है, अब ये इंट्रो आप कहा, ये लाइन आप कहाँ पे कोट कर सकते हो, किस टॉपिक पे, कोई भी एग्रीकल्चर पे क्वेश्चन है, कोई भी एग्रीकल्चर पे, एग्रीकल्चर के क्वेश्चन पता है आपको कैसे आते हैं यूपीएससी में। एमएसपी, अभी इश्यू एमएसपी का चल रहा है, फार्मर्स का प्रोटेस्ट फिर से चालू है, वही एमएसपी का इश्यू उनका। एमएसपी क्यों दी जाती है फार्मर्स को, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, कुछ तो मिनिमम होना चाहिए ना, लीगल बैकिंग के लिए फाइट कर रहे हैं। वहां पे इंट्रो अगर एमएसपी के ऊपर मेंस में क्वेश्चन आता है, ये कोटेशन लागू होगा वहां पे, सोचो एक बार। क्यों, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, नाम में मिनिमम आ रहा है, कुछ तो ऐसे बेसिक प्राइस होने चाहिए फार्मर्स के प्रोड्यूस के लिए, जो उनको दिमाग में रहे कि बेचा नहीं फिर भी गवर्नमेंट इतने प्राइस पे हमें खरीद लेके जाएगी, कहीं पे बेच नहीं पाए फिर भी, तो उसके लिए कोटेशन बेटर है, ठीक से सोचो एक बार। ठीक है, चलो। Mahatma Gandhi once said that the real progress of India did not mean simply the growth and expansion of industrial or urban centers, but mainly the development of
गांधी जी की फिलोसफी क्या थी? ग्रास रूट डेमोक्रेसी, विलेज पंचायत को प्रमोट करना। तो जब भी कोई भी रूरल डेवलपमेंट क्वेश्चन आए, स्टार्ट विद दिस गांधी जी कोट। गांधी जी सबसे फेमस है, ऑथेंटिक नाम है यूपीएससी के लिए। किसी को लगता है गांधी जी का नाम ऑथेंटिक नहीं यूपीएससी में? है कोई ऐसा? रियल लाइफ में गांधी जी को कितनी भी गाली दो चलेगा, यूपीएससी में गांधी जी को हमेशा प्रमोट करो, सबसे अच्छे नंबर वही मिलेंगे आप लोगों को, ठीक है? चलो चलो, सबसे बेसिक क्वेश्चन एनसीईआरटी हमेशा पूछती है, व्हाट इज रूरल डेवलपमेंट। और यहाँ पे एक अच्छी टर्म है, देखो, रूरल डेवलपमेंट इज अ कॉम्प्रिहेंसिव टर्म। कॉम्प्रिहेंसिव टर्म मतलब कॉम्प्रिहेंसिव बैच की तरह। क्या होता है आपके कॉम्प्रिहेंसिव बैच के फीचर? इस ओवरऑल कवरेज, यूपीएससी प्लस एमपीएससी, प्रीलिम्स मेंस और क्या है वो, प्री मेंस और लाइफ, कुछ तो है ना उनका मोटो। वैसे प्रीलिम्स मेंस और इंटरव्यू सभी प्रिपरेशन। तो रूरल डेवलपमेंट इज अ कॉम्प्रिहेंसिव टर्म, मतलब इसमें क्या क्या आएगा मैम आप? एग्जैक्टली वही तो, होलिस्टिक का ही सिनोनिम है कॉम्प्रिहेंसिव। इकोनॉमिक पैरामीटर्स, सभी तरह पे डेवलपमेंट होना चाहिए, सिंपल। चलो, it essentially focuses on action of development of the areas that are lagging behind the overall development of village economy। अब कौन से एरियाज लैग करते हैं वो यहाँ पे दिए इन लोगों ने। डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एग्री करते हो रूरल एरिया में? ह्यूमन रिसोर्स क्या होता है? आप लोग ह्यूमन रिसोर्स हो, एटलीस्ट आप लोग यूपी से पढ़ रहे हो, तो आपका कुछ ना कुछ कैपिटल फॉर्मेशन होने वाला है जाके इकोनॉमी के लिए। अगर आईएएस आईपीएस बन गए तो गवर्नमेंट को कंट्रीब्यूट करोगे, ठीक है? अगर आगे जाके टीचर बनते हो तो अल्टीमेटली इकोनॉमिक ग्रोथ, जीडीपी में पैसा जाएगा। टीचर नहीं भी बनते हो, कुछ और बनोगे, क्या बनोगे? बिजनेसमैन यूपीसी से। क्या बनोगे आप? बेरोजगार बनोगे, क्लास, ठीक है? तो रूरल एरियाज में ह्यूमन रिसोर्स तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन डेवलप ना होने का कारण यही ना, ह्यूमन रिसोर्स हमेशा ह्यूमन रिसोर्स ही बन के रह जाता है। इसलिए मार्केट में कभी किसी कंपनी में एचआर की इज्जत करते हुए देखा किसी को? क्यों? उनका काम क्या होता है? उसको डेवलप करना। वो क्या करते हैं? हाँ, ट्रेनिंग वगैरह देना चाहिए ना। वो क्या बनाते हैं? फिर रंगोली बनाते बैठते हैं। सही बात है। चलो, ह्यूमन रिसोर्स में क्या ना, लिटरेसी, मोर स्पेसिफिक फीमेल लिटरेसी, एजुकेशन स्किल डेवलपमेंट, हेल्थ, एड्रेसिंग बोथ सैनिटेशन एंड पब्लिक हेल्थ, लैंड रिफॉर्म्स। कौन कौन से लैंड रिफॉर्म्स हुए थे इंडिया में? 4 से 5 थे, पता किए थे? जमींदारी, वो सिस्टम से। हमने उस दिन लैंड रिफॉर्म्स पढ़े थे। इंडिया में कौन कौन से डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंड रिफॉर्म्स आए गए थे? एक तो अबोलिशन ऑफ इंटरमीडिएट्स थे, जो जमींदार से उनको हटाया गया था। और क्या थे? लैंड सीलिंग का कॉन्सेप्ट आया था, लैंड होल्डिंग सीलिंग, कंसोलिडेशन ऑफ लैंड, लैंड सीलिंग। और क्या लाए गए थे रिफॉर्म्स के नाम पे? टेनेंट्स राइट्स, ठीक है। चलो, डेवलपमेंट ऑफ प्रोडक्टिव रिसोर्सेस ऑफ ईच लोकेलिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर। रूरल एरियाज में इंफ्रास्ट्रक्चर होता है? क्या होता है इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे? हाँ, रोड होते हैं, ठीक ठाक होते हैं। स्कूल्स होते हैं, कभी स्कूल की हालत देखिए, गांव के स्कूल की हालत देखिए। गांव में की स्कूल में पढ़ाने के अलावा सब कुछ होता है, खेलना कूदना सब कुछ। गाय भैंस भी वहीं पे चरती है, शाम में बच्चे खेलने के लिए वहीं पे आते हैं, गांव के लोगों का भंडारा भी वहीं पे होता है, शादी का फंक्शन भी होता है, बस पढ़ाई नहीं होती वहां पे। तो इंफ्रास्ट्रक्चर और हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर गांव का कैसा होता है, कभी देखा है किसी ने? कितना अच्छा होता है? बोलो बहुत अच्छा है। डॉक्टर के नाम पे कंपाउंडर मिलते हैं वहां पे, वो भी अवेलेबल नहीं होते काम के टाइम पे। चलो, स्पेशल मेजर्स फॉर एलिवेशन ऑफ पॉवर्टी एंड ब्रिंगिंग अबाउट सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट इन लिविंग स्टैंडर्ड्स। ये सारे चैलेंजेस है। अब इन सारे चैलेंजेस को, जो रूरल डेवलपमेंट कॉम्प्रिहेंसिव टर्म है ना, इनको एड्रेस करोगे तब जाके रूरल डेवलपमेंट होता है, ऐसा बोलता है एनसीईआरटी, ठीक है? तो इन सबका सोल्यूशन क्या है? मेजरली रूरल इकोनॉमी या रूरल डेवलपमेंट किस पे बेस्ड होने वाला है? एग्रीकल्चर पे। तो मेजरली ये चैप्टर किस पे फोकस करेगा? एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट कैसा होने वाला है। रूरल इकोनॉमी एग्रीकल्चर बेस्ड होती है,
तो ये कहता है ऑल दिस मीन्स दैट फार्मिंग कम्युनिटी have to be provided with various means that helps them to increase the production of grains, cereals, vegetables, and fruits. They also need to be given opportunities to diversify into various non-farm productive activities. मतलब नॉन फार्म प्रोडक्टिव एक्टिविटीज मतलब बिजनेस में, मतलब अदर देन फार्मिंग। क्या होता है अदर देन फार्मिंग? गांव में, गांव की बात सोचो, रूरल एरियाज में अदर देन फार्मिंग क्या हो सकता है? पशुपालन, पशुपालन, ठीक है। और यहाँ पे फूड प्रोसेसिंग लिखा है। पशुपालन मतलब कहते हैं एनिमल हस्बेंड्री। और क्या हो सकता है? डेयरी हो सकता है। और फिशरीज, फूड प्रोसेसिंग, और इतने, ठीक है। इको टूरिज्म, गांव के लिए कैसे? एग्रो टूरिज्म, ठीक है। और ट्रेड, giving them better and more affordable access to healthcare, sanitation facilities at workplaces and homes and education for all. सर अब ये यहाँ पे जब वर्ड यूज कर रहे हैं ये लोग, क्या है? कॉम्प्रिहेंसिव टर्म। कॉम्प्रिहेंसिव टर्म क्यों? फोकसेस ऑन द एरियाज ऑफ लैगिंग, राइट? एरियाज ऑफ लैगिंग कौन से थे? ये वाले। इनको अगर डेवलप करना है तो सबसे ज्यादा फोकस कहाँ पे करना है? फार्मिंग कम्युनिटी के ऊपर। तो उसके लोगों को क्या क्या प्रोवाइड किया उन लोगों ने बताया। अब देखो यहाँ पे क्या बोला इन लोगों ने, although the share of agriculture sector contribution to GDP was on decline. कब से? The population dependent on this sector did not show any significant change. ये सही बात है। इंडिपेंडेंस के टाइम से अभी तक ब्रिटिश इंडिया में भी कितनी पॉपुलेशन डिपेंडेंट थी एग्रीकल्चर पे? अराउंड ब्रिटिश टाइम पे 70% के टाइम पे थी, 70% अराउंड। इंडिपेंडेंस हुआ और इंडिपेंडेंस के बाद हम देखते हैं 50-55 60% तक एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है। लेकिन फिर भी इतना पॉपुलेशन होने के बाद भी जो आउटपुट है जीडीपी को वो इतना कम जा रहा है, ऐसा क्यों? मार्जिनल lack of technology. एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है कि उतना एग्रीकल्चर लैंड है नहीं, है भी तो बहुत ज्यादा बटा हुआ है ना, तो प्रोडक्टिविटी बहुत कम है, ठीक है। द पॉपुलेशन डिपेंडेंट ऑन दिस सेक्टर डिड नॉट शो एनी significant change. Further, the initiation of reforms, the growth rate of agriculture sector deaccelerated to 2.3% annum during 1990s. Present में कितना है एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट? 2012 3% है। अभी फिलहाल में कितना है एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट? कितने ग्रोथ से हर एक ईयर में एग्रीकल्चर ग्रोथ होता है ना, तो परसेंटेज चेंज आता है वहां पे। एक कोरोना का लॉकडाउन लगा था, सभी सेक्टर नेगेटिव परफॉर्म कर रहे थे। इंडस्ट्री ऐसा, सर्विस ऐसा, ऐसा कुछ चल रहा था, एग्रीकल्चर ऐसा था। अराउंड 3 to 4% पॉजिटिव ग्रोथ रेट में चल रहा था। प्रेजेंट में कितना चल रहा है एग्रीकल्चर का? लास्ट 5 years का ये वाला ग्रोथ रेट निकालो और कंसिस्टेंट है या नहीं वो एक बार चेक करो, ठीक है। एग्री इंडस्ट्री सर्विस ग्रोथ रेट ऑफ लास्ट 5 years 0.7 प्रेजेंट कंडीशन में। अच्छा है बुरा है? 0.7 बहुत ज्यादा कम चल रहा है ना, बहुत ज्यादा, ठीक है। The scholars identify the decline in public investment since 1991. Public investment मतलब क्या? गवर्नमेंट का इन्वेस्टमेंट, ठीक है। As the major reason for this, they also argue that inadequate infra, lack of alternate employment opportunities. Alternate employment opportunities मतलब Season. alternate Agriculture song. एग्रीकल्चर छोड़ के अदर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, ठीक है। इन द इंडस्ट्री और सर्विस सेक्टर इंक्रीजिंग कैजुअलाइजेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। कैजुअलाइजेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट मतलब इनफॉर्मल, राइट। फर्दर इम्पीड रूरल डेवलपमेंट, मतलब यही बात है ना, रूरल डेवलपमेंट एग्रीकल्चर क्यों नहीं डेवलप हो रहा है, ये सारी चीजें। The impact of this phenomena can be seen from the growing distress witnessed from farmers across different parts of India. कैसे? फार्मर सुसाइड, कितना डेटा निकाला आप लोगों ने? 3000।
अच्छा, नंबर नहीं बताया किसी ने मुझे। अगर 37% आपने बोला महाराष्ट्र में, हाँ 37% आपने डेटा बताया परसेंटेज में। 27 इतने लोग फार्मर्स ने सुसाइड किया महाराष्ट्र में अब तक या लास्ट ईयर? एक मिनट फिर से बोलना। महाराष्ट्र के इंडिया में? इंडिया में 2022 तक 11,290 फार्मर्स फार्मर्स सुसाइड में गए हैं। तो अच्छा डेटा है, पूरा डेटा है। किसी के पापा फार्मर है यहाँ पे? किसी के भी नहीं? तो आप लोगों को पता नहीं होगा फार्मर सुसाइड क्या होता है? आइडिया होता है क्यों करते हैं फार्मर सुसाइड? क्यों करते हैं? वो चार्ट दिया था एनसीईआरटी का, तो विशेष साइकिल देखी थी वहां पे। क्या होती है विशेष साइकिल? डेट ट्रैप। और क्या, और कुछ रीजन है? ड्रॉट। ठीक है, और लेस एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। क्या रीजन है लेस एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के? इरिगेशन। हाँ, lack of education. लैक ऑफ एजुकेशन। एग्रीकल्चर के लिए एजुकेशन का नेसेसरी है? एग्रीकल्चर एजुकेशन, एमएसपी। तो लाइक जो कॉटन करते हैं ना, तो यूएस में बीटी टाइप समथिंग 7 और 8 दे यूज, और इंडिया में कंपनी की वजह से बीटी टाइप 2 ही यूज करते हैं। बेटी कॉटन बोल्ड गार्ड 2 आता है वो। एग्जैक्टली। और बस सर, क्या हेडिंग? क्रेडिट एंड मार्केटिंग इन रूरल एरियाज। क्रेडिट मतलब क्या होता है? लोन। और मार्केटिंग मतलब लोन देना। क्या होता है मार्केटिंग? लोन देने को मार्केटिंग कैसे कहेंगे? मार्केटिंग का मतलब आप लोग यहाँ पे ज्वाइन कैसे किए? एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट का दूसरा नाम क्या देंगे हम? मार्केटिंग। तो एग्रीकल्चर और मार्केटिंग किसको कहेंगे ये बताओ? क्रेडिट तो आपको पता है क्या होता है क्रेडिट? एग्रीकल्चरल लोन्स। इंडिया में सबसे ज्यादा क्रेडिट कौन देता है एग्रीकल्चर सेक्टर पे? प्राइवेट या गवर्नमेंट? पक्का? फॉर्मल सेक्टर या इनफॉर्मल सेक्टर बातें करते हैं? इनफॉर्मल। किसको लगता है इनफॉर्मल सबसे ज्यादा है एग्रीकल्चर क्रेडिट इंडिया में फार्मर्स के लिए? एक दो तीन। बाकी सबको फॉर्मल सेक्टर लगता है। अभी दो लेते हैं, एक स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स है, फिर मीडियम आते हैं, फिर लार्ज आते हैं। फॉर्मल सेक्टर में सब स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स है, इनको सबसे ज्यादा क्रेडिट कौन देगा, फॉर्मल या इनफॉर्मल? लार्ज फार्मर्स को फॉर्मल सेक्टर मतलब बैंकिंग वगैरह, राइट? तो ऐसा है फॉर्म स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर से लेकर जब हम लार्ज फार्मर से जाते हैं तो फॉर्मल सेक्टर का क्रेडिट बढ़ते जाता है। लेकिन लार्ज फार्मर से जब हम स्मॉलर और मार्जिनल फार्मर की तरफ आते हैं तो इनफॉर्मल सेक्टर का क्रेडिट बढ़ते जाता है। ब्रिटिश टाइम में क्या होता था? मनी लेंडर्स, जमींदार, ये क्रेडिट देते तो थे लेकिन क्या कॉन्सेप्ट निकलता था वहां पे? डेट ट्रैप का। बहुत ज्यादा हाई लेंडिंग रेट्स रखते थे उस टाइम पे वो। उससे क्या होता था? और ऊपर से कैश क्रॉप्स ग्रो करने को बोलते थे, प्रोडक्टिविटी लो निकलती थी, फार्मर्स को पे करना नहीं पड़ता था, फार्मर्स अल्टीमेटली फिर से लोन लेते थे, और एक पूरा का विशेष साइकिल चलते रहता था। फिर इंडिपेंडेंस आया, इंडिपेंडेंस के टाइम पे ये सब देखा गया, तो इंडिपेंडेंस कुछ रिफॉर्म लाए। तो प्रेजेंट कंडीशन में क्या चल रहा है क्रेडिट का कंडीशन? बैंक्स। ठीक है, बैंक्स सब्सिडी मिलती है। ओके, बैंक्स को एक अमाउंट कंपल्सरीली, उसको क्या बोलते हैं? ये बोल रही है बैंक्स को कंपल्सरी कुछ अमाउंट ऑफ मनी एग्रीकल्चर को देना पड़ता है, फिक्स डिपॉजिट नहीं होता वो, उसको एफडी कहा जाता है। बताओ बताओ। प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग, पीएसएल का नाम सुना है आप लोगों ने? ठीक है। और क्या है आपको क्या लगता है, और क्रेडिट के लिए क्या किया होगा गवर्नमेंट ने? कोलेटरल कम किया होगा, क्योंकि अगर कोलेटरल आता है
तो वैसे भी लोन ले लेंगे फार्मर, बड़े फार्मर तो ले लेते लोन, छोटे फार्मर का मनी लेंड, आज भी गांव में जाओगे जो छोटे फार्मर्स है जिनके पास 2-3 एकड़ की लैंड है, वो बैंक के तरफ नहीं जाते लोन लेने के लिए, वही गांव में से किसी की जमींदार या बड़े लोग रहते उनके पास से पैसा उठाते, उन्हीं को वापस रिटर्न देते। तो इनफॉर्मल क्रेडिट ना, तो क्यों लेते वो लोग लोन वहां से, बैंक की तरफ क्यों नहीं जा रहे? प्रोसेस कॉम्प्लेक्स है। कोलैटरल कोलेट्रल, एग्जैक्टली, बैंक बहुत ज्यादा कोलेट्रल मांगती है ना, और उनके पास देने के लिए कुछ होता नहीं जनरली। इनकम भी चेक करते हैं, राइट, इनकम सर्टिफिकेट नाम इनके पास कुछ नहीं होता है। हर एक फार्मर में, इंडिया में जितने फार्मर है, मोस्टली फार्मर का इनकम सर्टिफिकेट पे इनकम कितना होता है? 40-50,000 पर ईयर। बड़े से बड़े जमींदार का वही मिलेगा, छोटे से छोटे स्मॉल फार्मर का वही मिलेगा आपको। क्यों? ठीक है। क्रेडिट। तो मार्केटिंग क्या होता है, एग्रीकल्चर मार्केटिंग? आप बताओ मार्केटिंग क्या होती है? क्रेडिट तो पता है, मतलब लोन देना, और लोन देने के लिए हमने क्या देखा, स्मॉल और मार्जिनल के लिए इनफॉर्मल सेक्टर बहुत ज्यादा है लोन देने के लिए, राइट, और फॉर्मल के लिए, लार्ज फार्मर्स के लिए फॉर्मल सेक्टर का क्रेडिट ज्यादा है, ठीक है। विशेष साइकिल देखा था एक ब्रिटिश टाइम के टाइम पे था। तो एग्रीकल्चर मार्केटिंग क्या होता है? ये तो क्रेडिट का हुआ। प्रमोटिंग पर्टिकुलर प्रोडक्ट, ओके, उसकी डिमांड बढ़ेगी। पहले इनिशियल ईयर कंसेशन वगैरह देना था तो काइंड ऑफ आपके सिलेबस है आपके पास? सिलेबस लाया कोई आज? बोलो एक बार, उसमें एग्रीकल्चर मार्केट, केतन क्या चाहता है तू? उसका सर फंडना है तुझे? एग्रीकल्चर मार्केटिंग सिलेबस की हेडिंग है क्या कहीं पे? देखो एक बार। आए? कहीं पे दिया है सिलेबस में? दिया है? तो काम का टॉपिक है ना? चलो, credit. The growth of rural economy depends on primarily on infusion of capital from time to time to realize higher productivity. As the time gestation between crop sowing and realization of income after production is quite long, farmers borrow from various sources to meet different demands. यही होता है। कोई भी क्रॉप का नाम लो, एक आधे क्रॉप का नाम लो, कोई पता है जीवन में? कोई अच्छा लेना बस। हाँ, हाँ, शुगर केन अगर आज लगता है, उसका प्रोडक्शन कब निकलेगा? 1 साल बाद। सपोज करो एक फार्मर है, उसके पास 5 एकड़ का लैंड है। अब 5 एकड़ का उसका लैंड, मतलब फार्मर छोटा ही है, तो ज्यादा बड़ा नहीं है, ठीक है। उसे शुगर केन लगाया पूरे 5 एकड़ पे। 1 साल बाद उसका प्रोडक्शन निकलना है, लेकिन लगाने के बाद छोड़ तो देगा नहीं 5 एकड़ को। हाँ, क्या क्या एक्टिविटीज होती है पूरे साल भर? और जो ऐसे अगर लगाए बीच बीच में गैप में, आप वो क्या उगता है, वीड्स, उसको हटाने के लिए मजदूर लगते हैं कंटिन्यूअसली। हर 15-20 दिन में कंटिन्यूअसली वो प्रोसेस चलती रहती है। फर्टिलाइजर्स लगता है, और क्या लगता है, इंसेक्टिसाइड्स, इरिगेशन, पानी का खर्चा, और क्या लगता है, पूरे साल तक ये प्रोसेस चलती रहेगी। लेबर्स भी लगते हैं, खर्चा पानी है, मशीन्स लगते हैं, खर्चा पानी बहुत है। ये पैसा कहाँ से उठाता है फार्मर को? बोरो करता है। कहाँ से बोरो करेगा? अगर स्मॉल है तो मोस्टली इनफॉर्मल, और अगर लार्ज फार्मर है तो मोस्टली फॉर्मल सेक्टर, राइट। ये देखो, एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस मनी लेंडर, एक्सप्लॉयटेशन, डेट ट्रैप। गवर्नमेंट ने एक इंस्टीट्यूशन सेटअप किया था, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इसको पता करो, इसका फॉर्मेशन, ठीक है। एक, इसको क्या बोला जाता है, एक ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। घर जाके नाबार्ड के बारे में जितनी डिटेल निकाल सको निकालो एक बार, ठीक से। ये डायरेक्ट क्रेडिट नहीं, डायरेक्ट लोन नहीं देता है कभी भी, ये इनडायरेक्ट लोन प्रोवाइड करता है, ठीक है। अब इनडायरेक्ट लोन्स क्या होते हैं, एक बार सर्च करो, आपको पता चलेगा अच्छी से, ठीक है। कब एस्टेब्लिश हुआ था? इन 1982 एज एन अपेक्स बॉडी टू कोऑर्डिनेट एक्टिविटीज ऑफ ऑल इंस्टीट्यूशन इन्वॉल्व इन रूरल फाइनेंसिंग सिस्टम। मतलब जितने भी, अगर छोटी छोटी आरआरबीज होती है ना अपने पास, आरआरबी क्या होती है? रीजनल रूरल बैंक, उसको क्रेडिट
नाबार्ड प्रोवाइड करेगा अल्टीमेटली, आरआरबी फिर फार्मर को क्रेडिट देगा, इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट फाइनेंसिंग। तो नाबार्ड वो काम करता है एग्रीकल्चर रिलेटेड जो भी डेवलपमेंट है इंडिया में, मेजरली सब कौन देखता है, नाबार्ड देखता है, ठीक है। चलो, द इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर फॉर रूरल बैंकिंग, क्रेडिट देख रहे हैं ना, कौन कौन प्रोवाइड करता है क्रेडिट रूरल एरियाज में। देखो आरआरबी का नाम है रीजनल रूरल बैंक्स, एक हो गया कमर्शियल बैंक्स। क्या होते हैं कमर्शियल बैंक्स? कमर्शियल बैंक्स कौन होते हैं? हाँ, जो प्रॉफिट के लिए काम करते हैं। एसबीआई प्रॉफिट के लिए काम करता है, एसबीआई प्रॉफिट के लिए काम किसको लगता है? एसबीआई प्रॉफिट के लिए काम करता है। एक दो तीन चार, उसने हाथ खड़ा कर दिया, बाद में नीचे ले लिया। और किसी को नहीं लगता है। और कमर्शियल बैंक की डेफिनेशन आप लोगों ने क्या बताई? जो प्रॉफिट के लिए काम करते हैं। एसबीआई सबसे बड़ा कमर्शियल बैंक है इंडिया का। क्या बताओ, तो डेफिनेशन क्या होनी चाहिए कमर्शियल बैंक? प्रॉफिट के लिए काम करने वाले, दोज हु हैव मोर सरप्लस। चलो, ऐसा एक हायरार्की बनती है। एक होते कमर्शियल बैंक्स, एक होते रीजनल रूरल बैंक्स, एक होते कोऑपरेटिव बैंक्स, एक होते डिफरेंशियल बैंक्स या नीश बैंक्स कहा जाता है उनको। घर जाओ पता करो, कमर्शियल बैंक्स में यहाँ पे पब्लिक सेक्टर बैंक्स आएंगे, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स आएंगे। रीजनल रूरल बैंक सिर्फ बेसिक पता करना है कौन से ईयर में बने थे, एक्ट पास हुआ था एक, ठीक है। वैसे ही कोऑपरेटिव बैंक्स के पास एक रूरल कोऑपरेटिव बैंक्स होती है, एक अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स होती है। डिफरेंशिएटेड या नीश बैंक जो होती है उन कौन सी कमेटी के रिकमेंडेशन पे, ये बेसिक चार्ट बनाना है, डिटेल में नहीं जाना है। क्या बोला समझा मैं? बेसिक चार्ट पता करके रखो, बैंकिंग सिस्टम कैसे वर्क करती है इंडिया में पूरी। नचिकेता मोर कमेटी करके आएगी, उसने कॉन्सेप्ट दिया था डिफरेंशिएटेड और नीश बैंक्स। स्मॉल फाइनेंस बैंक सुने आप लोगों ने? पेमेंट बैंक का कॉन्सेप्ट सुना है? ये सारे डिफरेंशिएटेड बैंक्स में आते हैं, जो आजकल डिजिटल बैंक चल रहे हैं सारे उसमें आते हैं। तो सबका क्राइटेरिया अलग है, और सबका रेगुलेटर कौन है ऊपर? कोऑपरेटिव बैंक्स। उसमें भी दो टाइप आएंगे, रूरल और अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स। क्या पतपीडी? अच्छा हाँ। कमर्शियल बैंक्स, आरआरबी, कॉपरेटिव्स, यही कॉपरेट एंड लैंड डेवलपमेंट बैंक। द मेजर एम of designing this multi-agency system is to dispense adequate credit at cheaper rates पे देने का एम है ना, क्योंकि फार्मर्स को अगर महंगे रेट पे दोगे तो फार्मर वैसे भी लेने वाले हैं। और यही मेजर फंडा है कि इनफॉर्मल सेक्टर क्रेडिट बहुत ज्यादा बड़ा है। कहीं ऊपर लिख लेना जहां पे भी एनसीईआरटी में, इधर ऐसा लिखना स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर, और ऐसा एरो बनाना, यहाँ पे लार्ज फार्मर्स करना, यहाँ पे लिखना इंक्रीजिंग फॉर्मल क्रेडिट, और ऐसा एरो करके लिखना इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग इनफॉर्मल क्रेडिट, ये एरो ये भी इधर जाएगा, ठीक है। ये प्रीलिम्स के लिए आपका वन लाइनर फैक्ट बनेगा। रिसेंटली सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, किसी को पता है एसएचजीस क्या होते हैं? क्या होते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप्स? क्या होते हैं? लोकल कम्युनिटी पीपल साथ में आके एक ग्रुप बनाते के थ्रू वो लोन देते, और अगर लोन वगैरह देते हैं छोटे छोटे जो क्या वही इंडस्ट्री एग्जैक्टली, कुछ लोग कम महीनाते हैं, पहले खुद पैसे भरते हैं, फिर जिसको भी आप उसी मेंबर में से जिसको नीड होंगे उसको पैसे दे देंगे स्मॉल इंटरेस्ट पे। बेनिफिशियल है, हेक्टिक नहीं है, कोई प्रोसेस वगैरह की झंझट नहीं है, इजीली क्रेडिट भी मिल गया, और जान पहचान के लोग हैं तो मांगना भी इजी होता है, रिटर्न भी इजी होता है, राइट। The SSGs have emerged to fill the gap in the formal credit system because the formal credit delivery mechanism has not only proven inadequate, सही बात है, ये पॉइंट प्रूफ कैसे करोगे कि फॉर्मल क्रेडिट मैकेनिज्म हैज नॉट प्रूवन inadequate but also not been fully integrated into overall rural society and community। इसको फुल जस्टिफाई कैसे करोगे? कुछ डेटा लिखा था हमने एक बार, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर, मीडियम फार्मर और लार्ज फार्मर का। कितने इंडिया में स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स? 80। स्मॉल एंड मार्जिनल
टोटल इंडिया का परसेंटेज, राइट? तो फुलफिल भी हो रहा है। हमने क्या देखा था यहाँ पे, स्मॉल एंड मार्जिनल को कहाँ पे सबसे ज्यादा क्रेडिट मिल रहा है, सही बात है। तो एसएसजी काम में आएंगे वहां पे, एसएसजी एक फॉर्मल भी हो जाती है इनडायरेक्टली। तो गांव में वही ना, फिर एसएसजी का काम ही क्या है, टू प्रमोट द थ्रिफ्ट इन स्मॉल प्रोपोर्शंस बाय अ मिनिमम कंट्रीब्यूशन बाय ईच मेंबर फ्रॉम द पूल्ड मनी, क्रेडिट इज गिवन टू नीडी मेंबर्स टू बी रीपेबल इन स्मॉल इंस्टॉलमेंट्स एट रीजनेबल इंटरेस्ट रेट्स। कोई है एसएसजी चलाने वाला यहाँ पे, या कोई स्मॉल हेल्थ जो भी एसएसजी का मेंबर है का कोई यहाँ पे? नहीं, किसी को काम करना है एसएसजी में, सीधा नहीं लाता ना। इन्हीं को माइक्रो क्रेडिट प्रोग्राम्स कहा जाता है। चलो अब बताओ मुझे, रूरल बैंकिंग क्रिटिकल अप्रेजल, आपको क्या लगता है रूरल बैंकिंग अच्छी है बुरी है? कौन कौन अच्छा वाला है यहाँ पे? जो जो अच्छा वाला बताओ, अच्छे अच्छे पॉइंट फिर। सेविंग हैबिट्स और इनफॉर्मल पे डिपेंडेंसी कम हो जाती है। कौन सेक्टर डेट नहीं बढ़ता है, किसका? फार्मर का डेट नहीं बढ़ता है। और कोलेटरल का कोई इश्यू नहीं रहता जनरली, ठीक है। और ये बोल रहा है, मैं नहीं बोल रहा। ऑफिशियल ये है ना। The rapid expansion of banking system had a positive effect कहाँ पे, रूरल एरियाज में, ठीक है, on rural farm and non-farm output, income and employment, especially after green revolution. It helped farmer to avail services and credit facilities and a variety of loans for meeting their production needs. Famines became event of past. Event of past मतलब ऐसा क्यों कह रहे हो? कब आए थे मेजर? इवेंट ऑफ पास्ट मतलब इंडिपेंडेंट ब्रिटिश की बात कर रहे हैं, राइट? वी हैव नाउ अचीव फूड सिक्योरिटी अचीव की है, कब हुई थी? ग्रीन रिवॉल्यूशन उसी के लिए लाया था, which is reflected in the abundant buffer stock of food grains. मुझे बताओ इंडिया में बफर स्टॉक क्या होता है, पहली बात ये बताओ, बफर स्टॉक क्या होता है? एक्सेसिव ग्रेन्स। बफर स्टॉक को मैनेज कौन करता है इंडिया में? एफसीआई। आज का चैप्टर पूरा एग्रीकल्चर रिलेटेड है ना, तो एक होमवर्क भी एग्रीकल्चर रिलेटेड लोगे आप लोग ना। आपको एक दो मिनिस्ट्रीज बता रहा हूँ, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, क्या पता करना है इसके अंदर कौन से स्टैट्यूटरी बॉडीज हैं, कौन सी नॉन स्टैट्यूटरी के लो या अटैच्ड के लो, या नॉन स्टैट्यूटरी बॉडीज, ये पता करो, ठीक है। एग्रीकल्चर सेम विथ मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स। सेम कौन सी बॉडीज आती है ये देखो, स्टैट्यूटरी या नॉन स्टैट्यूटरी ये पता करो। कंज्यूमर, हाँ, अटैच्ड और नॉन स्टैट्यूटरी, ठीक है। मुझे बताओ, आप लोगों ने एफसीआई का नाम लिया जो बफर स्टॉक को मेंटेन करता है इंडिया में। एफसीआई मतलब फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। स्टैट्यूटरी बॉडी या नॉन स्टैट्यूटरी? स्टैट्यूटरी मतलब बाय लॉ, नॉन स्टैट्यूटरी मतलब जो ऐसे बना के रख दी है बिना लॉ की, एग्जीक्यूटिव। एफसीआई स्टैट्यूटरी है, एग्जीक्यूटिव है। स्टैट्यूटरी कौन से लॉ में बनी मैम? अब बताओ, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया किस मिनिस्ट्री के अंडर आता है? किस मिनिस्ट्री के अंडर आइडियली आना चाहिए बताओ? फूड है तो अल्टीमेटली एग्रीकल्चर क्या है, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री में नहीं आती है एफसीआई, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर में जाती है। तो चेक करना एक बार, ठीक है, इसलिए बोला मैं दो मिनिस्ट्री पता करो घर जाके। हाउएवर ऑल इज नॉट वेल, ये तो इन्होंने पॉजिटिव्स बताया रूरल बैंकिंग के, लेकिन ऑल इज नॉट वेल मतलब कुछ ना कुछ दिक्कतें हैं। दिस इज लार्जली बिकॉज ऑफ द क्रोनिकल अंडर परफॉर्मेंस ऑफ फॉर्मल क्रेडिट। अभी भी देखा, क्योंकि मैक्सिमम नंबर ऑफ फार्मर्स कहाँ पे है, फार्मर्स कहाँ पे, स्मॉल एंड मार्जिनल इसमें, और स्मॉल एंड मार्जिनल सबसे ज्यादा इनफॉर्मल है।
formal credit instruments and high incidence of overdue installments. ये बात सही लगती है आपको? फार्मर्स डिफॉल्ट कर जाते हैं लोन्स के ऊपर, कर्जा माफी के लिए बोलते हैं, और महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा देखा जाता है ना फार्मर्स का लोन व्यूवर। लोन व्यूवर पता है आप लोगों को क्या होता है ना? सबसे ज्यादा ये महाराष्ट्र में होता है। ये अच्छा है बुरा है? किस किस को लगता है अच्छा है? बुरा किस किस को लगता है? बाकियों को कुछ नहीं लगता है। अच्छा क्यों लगता है? मतलब अच्छा पॉइंट क्या है इसमें फार्मर को लोन व्यूवर देना? हम्म। जो फार्मर के साथ जो उसका इनकम बचा है लोगों को देने वाला था तो फर्दर अपनी लैंड के लिए या फिर जो कोई उसको टेक्नोलॉजी लेकिन अगर वो नेचुरल कैलेमिटीज के अंदर आ जाए तो ठीक है ना, लेकिन अगर खुद से मतलब ऐसा कुछ लोन माफ का होता है जब आप पे नहीं कर पाते, अगर फार्मर की इकोनॉमिक कंडीशन ऐसी है जहाँ लोन माफ करना पड़े तो दैट्स नॉट गुड इनफ, सो दैट्स पेस्टिसाइड अटैक हो जाते हैं बहुत बार, लाइक इन केस ऑफ महाराष्ट्र बहुत बार देखा गया है कि पेस्टिसाइड अटैक हो जाते हैं या फिर जो भी प्लांट लगा क्रॉप लगा रहा है तो वो केस हम देख नहीं सकते कि हाँ ये वाले एरिया में हुआ है वो वाले एरिया में। इन टोटल फार्मर्स को जब वो वेवर प्लान मिलता है तो किसी के लिए बेनिफिशियल होता है किसी के लिए नॉन बेनिफिशियल होता है। तो इसमें अगर मुझे होमवर्क देना हो तो क्या दूंगा आपको मैं? सच सच है वो फालतू के गुड और बैड वो तुम ढूंढते रहना घर पे जाके। अगर मुझे प्रीलिम्स के लिए होमवर्क देना हो तो क्या दूंगा आपको? बताओ। लोन वेवर में अगर मुझे प्रीलिम्स के लिए अगर क्वेश्चन बनाना हो तो मैं क्या बना सकता हूँ? सोचो। हाँ, कितना परसेंट या कितना नहीं, ऐसा ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछती यूपीएससी। कौन से स्टेटमेंट? लोन व्यूअर पे मुझे आप लोग यूपीएससी के बुड्ढे हो सोचो, और आपको एक लोन व्यूअर पे क्वेश्चन बनाना है प्रीलिम्स के यूपीएससी सिविल से, क्या बनाओगे आप लोग? क्या ऐसा फालतू के नहीं पूछते हो? ऐसा नहीं पूछते, ऐसे नहीं पूछते। हर एक कंडीशन में ऑल ऑफ द बहुत है उसका आंसर, वो भी नहीं पूछूंगा मैं। फैक्ट चाहिए मुझे कुछ। सोचो, वन लाइनर क्वेश्चन अगर पूछना तो क्या पूछोगे? लोन और कौन सा डिपार्टमेंट देता है? अप्रूवल कौन सा डिपार्टमेंट देगा? क्या लगता है कौन सा डिपार्टमेंट देगा? लोन व्यूअर किससे रिलेटेड है? मिनिस्ट्री ऑफ वेलफेयर है अपने पास में कोई? हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है। आप बताओ, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर कभी लोन व्यूअर के बारे में सोचेगा? नहीं। रूरल डेवलपमेंट की मिनिस्ट्री। लोन व्यूअर किससे रिलेटेड है? मेजरली एग्रीकल्चर। अगर ऐसा था लोन व्यूअर, विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्री इज रिस्पॉन्सिबल फॉर गिविंग लोन व्यूअर टू फार्मर्स? पहला सबसे पहले फेंकेंगे वो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, सेकंड फेंकेंगे मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज। ये कौन सी मिनिस्ट्री है? अभी इसमें मिनिस्ट्री नहीं। बताओ बताओ क्या लगता है आपको? मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। ये एक ऑप्शन पहला का है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, सेकंड है रूरल डेवलपमेंट, थर्ड मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, फोर्थ मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज। आप बताओ। फाइनेंस। एक किसी ने रूरल डेवलपमेंट, एक ने फाइनेंस बोला, और बची दो ही है, पंचायती राज और एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में कोई नहीं जाएगा इस बार, कर्जा माफी तो एग्रीकल्चर की हो रही है ना। एग्रीकल्चर आनंद ने बोला चलो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस करती है। अब मुझे मेरा क्वेश्चन है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में कौन सा डिपार्टमेंट है? अब वो पता करके आना, ठीक है? लोन वेवर। हाँ, खूप होमवर्क झाला। सॅटर्डेला घेतलं पाहिजे. सॅटर्डेला घेतलं पाहिजे। मी तर रेडी होतो, तुम्ही लोक आले नव्हते ना। पीएसआर का आपका था ना सेशन उस दिन? पता नहीं, फिलहाल में नहीं। आपको किसी ने कुछ बोला उसके बारे में? नहीं बोला है? हाँ, तो ठीक है, देखते बात के बाद में। चलो
with the possible exception of commercial banks, other formal institutions have failed to develop culture of deposit mobilization. अब डिपॉजिट कैसे देगा स्मॉल फार्मर, ये बताओ ना। डिपॉजिट मतलब क्या था? पैसा जमा करना, खर्चने के लिए पैसे नहीं, डिपॉजिट कहाँ से डालेंगे ना। लेंडिंग टू वर्थवाइल बोरोवर्स एंड इफेक्टिव लोन रिकवरी, एग्रीकल्चर लोन डिफॉल्ट रेट्स, ये होता है ना काफी ज्यादा, इसलिए आप कर्जा माफी के ऊपर जाते हो, लोन वगैरह have been chronically high, and many studies have revealed that about 50% of the defaulters categorized as willful defaulters. अभी आप लोग किसी ने तो बोला था अच्छा भी है बुरा भी है, राइट? यहाँ पे क्या बोल रहा है देखो, 50% ऑफ जो एग्रीकल्चर लोन व्यूअर मांग रहे हैं वो विलफुली मांगते हैं, ऐसा नहीं कि सच में डिस्ट्रेस में। स्मॉल एंड मार्जिनल में डिस्ट्रेस होता है मानता हूं मैं, लेकिन हर कोई फार्मर डिस्ट्रेस में नहीं चल रहा है। ये लोग क्या कहते हैं, उनके नाम पे अपना भी डिफॉल्ट करने में लगे पड़े। तो एक बहुत ज्यादा काम रिलीवेंट डेटा भी है, 50% ऑफ जो डिफॉल्ट करने वाले वो विलफुल डिफॉल्टर है, खुद से बस जानबूझ के कर्जा लेते हैं। कर्जा क्यों लेना है पता है, लास्ट लास्ट में गवर्नमेंट को प्रेशराइज करेंगे और कर्जा माफी हो जाएगी। अल्टीमेटली बर्डन किसके ऊपर आएगा? बैंकिंग। और बैंकिंग, बैंक ने लोन दिया है, सपोज करो एक्सिस बैंक ने किसी को लोन दिया है, प्राइवेट बैंक है। अब अगर गवर्नमेंट आके बोलती है कि तुम्हारा कर्जा माफी हो चुकी है, बैंक को कौन पैसा देगा अल्टीमेटली? क्योंकि पैसा तो बैंक ने दिया है ना, आरबीआई नहीं, गवर्नमेंट देगी। अगर महाराष्ट्र स्टेट, महाराष्ट्र अगर लोन वेवर दे रहा है तो एक्सिस बैंक को पैसा महाराष्ट्र गवर्नमेंट देगी। किसके किसके ऊपर बर्डन आया? महाराष्ट्र एक्सचेक, महाराष्ट्र के ट्रेजरी के ऊपर आया। तो अल्टीमेटली साइकिल वही ना, पैसा अल्टीमेटली वेस्ट ही जा रहा है, ठीक है। और ये डेटा ये बहुत काम का है फिर आपके लिए। willful defaulters, which is a threat to smooth function of banking system and needs to be controlled. Thus, the expansion and promotion of rural banking sector has taken a backseat after reforms. To improve the situation, banks needs to change their approach from just being a lender to build up a relationship banking with the borrowers. Inculcating the habit of thrift and efficient utilization of, ये है आपका कंक्लूजन। लोन वेवर जो भी क्वेश्चन आएंगे ना एग्रीकल्चर लोन्स के ऊपर, ये आपका कंक्लूजन जाएगा। ये डेटा, ये इतना वाला, ये कहीं पे साइड में नोट करके रखो ईमानदारी से। जब भी लोन वेवर, अभी तक लोन वेवर पे क्वेश्चन नहीं आया ना मेंस में, जब भी आए ये वाला कोड करो सबसे। अगर ट्राई करो प्रेजेंट पे कितना, एक बार पता करो, नहीं भी पता चले तो 50% कोड करके आ जाना, रेलिवेंट डेटा रहेगा हमेशा। क्यों? एनसीईआरटी में दिया गया इसलिए। चलो, आप लोगों ने डिफरेंट डिफरेंट एग्रीकल्चर मार्केटिंग की डेफिनेशन दी थी। एनसीईआरटी क्या बोलता है देखो, एग्रीकल्चर मार्केटिंग इज अ प्रोसेस दैट इन्वॉल्व्स असेंबलिंग, स्टोरेज, प्रोसेसिंग, ट्रांसपोर्टेशन, पैकेजिंग, grading and distribution of different agriculture commodities across the marketing। मतलब आपकी मार्केटिंग नहीं है जो आप लोग एडवर्टाइजिंग बोलते हो, जो प्रोड्यूस हुआ वो फाइनल जाने तक, आपके हाथों में आने तक जो पूरी प्रोसेस है, जैसे प्रोसेस लिखा है ना यहाँ पे, मार्केटिंग एक पूरी प्रोसेस है। और जो मेंस की हेडिंग है सिलेबस पे एग्रीकल्चर मार्केटिंग, तो जब भी बेसिक डेफिनेशन पूछी जाएंगी एग्रीकल्चर मार्केटिंग के ऊपर, कोई भी क्वेश्चन आए तो सबसे पहले मार्केटिंग का डेफिनेशन आएगा। और ये स्टैंडर्ड डेफिनेशन जो एनसीईआरटी ने दे के रखी है। जनरली मार्केटिंग के नाम पे हम इतना कभी सोचेंगे भी नहीं कभी प्रोसेस में क्या क्या आता है, प्रोड्यूस होने से लेके फाइनल गुड डिलीवर होने तक की पूरी जो प्रोसेस है, उसके कंपोनेंट कौन से बोले? असेंबली, स्टोरेज, प्रोसेसिंग। असेंबली मतलब कलेक्ट करना एक जगह पे, कौन करता है कलेक्ट? अगर फार्मर ने प्रोड्यूस किया, वो मंडीज में लाते हैं अपने अनाज बेचने के लिए, वहां पे जो दलाल से उनको बेचते हैं वो लोग, फिर वो लोग एक कलेक्ट वहां से एफसीआई उठाता है, ठीक है। अलग है स्टोरेज, एफसीआई बफर, बफर स्टॉक आप लोग बोला, ठीक है। प्रोसेसिंग का काम कौन देखता है फिर? जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री डिफरेंट डिफरेंट वो प्रोसेस करेंगे इनको। ट्रांसपोर्टेशन होगा उनका, पैकेजिंग, ग्रेडिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, राइट। चलो, किसी का आवाज बड़ा है? किसी का आवाज बड़ा है? ऋतुजा, ये पैसेज पढ़ना जरा, क्या लिखा है यहाँ पे? देखने को नहीं बोला, पढ़ने को बोला मैं, पढ़ो ये पैसेज। Prior to independence,
farmer will selling their product to traders suffered from faulty vetting and manipulation of accounts. Farmer who did not have the required information or tried prevailing in market were often forced to sell at low price. They also did not have proper storage facilities to keep back their produce for selling later at a better price. Do you know that even today more than 100% of producing farms are wasted due to ड्यू टू lack of storage. Therefore, state intervention becomes necessary to regulate the activities of the private sector. ठीक है, ये सारी दिक्कतें चल रही थी इंडिपेंडेंस आने तक मार्केटिंग के लिए। क्या फॉल्टी सिस्टम, अलाउद्दीन का एग्जांपल दिया था मैंने आपको एक बार, क्या दिया था, आधा किलो मटन मतलब मांस, ठीक है। प्राइजेस में ये सारी दिक्कतें, स्टोरेज फैसिलिटीज वगैरह, तो ये सब दिक्कतें खत्म करने के लिए इंडिपेंडेंस के बाद में मार्केटिंग को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट ने मेजर्स लिए। तो बेसिकली 4 मेजर्स यहाँ पे दिए गए। तो सबसे पहला कौन सा है, रेगुलेशन ऑफ मार्केट टू क्रिएट ऑर्डरली एंड ट्रांसपोर्ट मार्केटिंग कंडीशंस। इसमें क्या था, बाय एंड लार्ज दिस पॉलिसी बेनिफिटेड फार्मर्स एज वेल एज कंज्यूमर्स, हाउएवर देयर इज स्टिल अ नीड टू डेवलप अबाउट, कितना बोल रहे हैं, 27,000 रूरल पीरियोडिक मार्केट्स एज वेल एज regulated marketplaces to realize full potential of rural markets। रूरल मार्केट्स पता है ना, आप लोग जाते हो आपके मार्केट्स में, मंडीज ना, तो गांव में भी मंडीज लगती छोटी छोटी। अभी भी कितने कम बोल रहे हैं, 27,000। ये कब का डेटा है, नहीं इंडिपेंडेंस का नहीं है, रिसेंट वाला डेटा एक बार पता करो, प्रेजेंट में कितना नीड है। अगर नहीं याद आ रहा हो तो ये वाला चलेगा। पहला रिफॉर्म क्या है, मार्केट रेगुलेशन, डिफरेंट मार्केट्स बनाओ छोटे छोटे, अब अलग अलग एरियाज के लिए। सेकंड, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज, कौन कौन सी होगी एग्रीकल्चर मार्केटिंग के लिए, रोड्स, रेलवेज, वेयर हाउस, गोडाउन, स्टोरेज, प्रोसेसिंग यूनिट्स, यही लगता है। द करंट इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज आर क्वाइट टू मीट द ग्रोइंग डिमांड एंड नीड टू बी इम्प्रूव। इसको जस्टिफाई कैसे करोगे इस पॉइंट को, कोई एग्जांपल है कहीं पे कुछ खराब हुआ था वगैरह वगैरह। एफसीआई के स्टॉक पता है आप लोगों को, एफसीआई जो बफर स्टॉक कलेक्ट करके रखी है बड़े बड़े गोडाउन्स में, जब वो निकालने जाती है 3-4 महीने बाद, आधा अनाज लगभग चूहे खा जाते हैं, बहुत सारा सड़ चुका रहता है। क्यों, हाँ, माल प्रैक्टिसेस, ढंग की स्टोरेज फैसिलिटी नहीं, कोल्ड स्टोरेज नहीं, बस पड़ा है अनाज अपना, और वही अनाज फिर आगे जाके आपके पीडीएस में आता है, धोते धोते कुछ नहीं, बस बोरे में डाला, भेजा गया। इसका हेल्थ कॉन्सिक्वेंसेस भी निकल के लाता आगे, ठीक है। थर्ड, कोऑपरेटिव मार्केटिंग। कोऑपरेटिव मतलब क्या, कोऑपरेटिव मार्केटिंग मतलब कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं ना, वैसे कोऑपरेटिव मार्केटिंग मतलब क्या, फिर कोऑपरेटिव एग्जैक्टली पीपल्स को कनेक्ट करने का, ठीक है, इन रियलाइजिंग फेयर प्राइसेस और फॉर फार्मर प्रोडक्ट्स। द सक्सेस ऑफ मिल्क कोऑपरेटिव्स इन ट्रांसफॉर्मिंग, किसने बोला, अमूल, सोशियो इकोनॉमिक लैंडस्केप ऑफ गुजरात आया, मतलब अमूल की बात चल रही है यहाँ पे। कोऑपरेटिव ना अमूल, लोग अलग अलग जगह से दूध लाते थे, प्रोसेसिंग करके बेचते थे, एंड सम अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री इज टेस्ट, मतलब एग्जांपल यहाँ पे अमूल का, ठीक है। एंड लास्ट कौन सा है, पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट्स। इसमें क्या है, अश्योरेंस ऑफ, चलो नेक्स्ट होमवर्क, कितने हुए आज के होमवर्क, सबसे इंपॉर्टेंट होमवर्क ये, मोर देन 10, छोटे छोटे है वो, एक एक लाइनर तो है, क्या बड़े बड़े उसमें, बताओ। मैंने क्या बोला, लोन व्यूअर में सिर्फ एक डिपार्टमेंट पता करना है, मिनिस्ट्री को आपको पता है, ठीक है। और क्या होमवर्क था, और क्या होमवर्क था, यूजीसी एग्रीकल्चर डेवलपमेंट पता करने को बोला था, और कुछ बैंकिंग का स्ट्रक्चर, नाबार्ड, बैंक के टाइप्स, सारा इवोल्यूशन, एजुकेशनल डेवलपमेंट,
जीडीपी का कंट्रीब्यूशन, वो तो सिंपल डेटा है ना, उसमें क्या दिक्कत आने वाली, गूगल पे डाला आ जाएगा। कर्जा माफी का तो डिपार्टमेंट पता करना है बस, नाबार्ड नाबार्ड के ऊपर। तो नेक्स्ट होमवर्क है एमएसपी। जितना ही पिचिक पिचिक कर लो, पेपर में एमएसपी दिखेगा, प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू तीनों में दिखता है। और अगर मेंस का सिलेबस खोलो, एक बार खोलो खोलो जितने के पास है, दिया है एमएसपी, देखो मिनिमम सपोर्ट प्राइस लिखा है वहां पे, पूरा डिटेल इंफॉर्मेशन निकालना है। अब मैं क्या करूं उसमें? अभी देखो यहाँ पे लिखा 24 क्रॉप्स, प्रेजेंट कंडीशन में कितने क्रॉप से पता करो, 23 ना, तो कौन कौन सा कम हुआ? लास्ट ईयर प्रीलिम्स का क्वेश्चन देखा है, 2023 प्रीलिम्स, नाइजर को एमएसपी देती गवर्नमेंट, नाइजर मतलब तिल, काली तिल ऐसा कुछ लिखा था वहां पे, उसको गवर्नमेंट एमएसपी प्रोवाइड करती है, पहला स्टेटमेंट था एक क्वेश्चन में। एमएसपी के ऊपर क्वेश्चन आना है, 2020 प्रीलिम्स का क्वेश्चन देखो, एमएसपी के ऊपर क्वेश्चन था। अगली बार अगर क्वेश्चन पूछना होगा तो कौन कौन से फैक्टर्स कंसिडर करे जाते हैं एमएसपी के टाइम पे, वो पूछेगा। एक बार उन्होंने क्वेश्चन पूछा था फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइसेस, एफआरपी होता है, पता है एफआरपी, वो कौन अनाउंस करता है? तो बेसिक क्वेश्चन एमएसपी पे क्या बनेगा, एमएसपी को कौन फाइनली अनाउंस करता है, कौन करता है? दो चीजें हैं, एमएसपी को रिकमेंड करना होता है क्या, एक एमएसपी मतलब मिनिमम सपोर्ट प्राइस, उसको एक कम्युनिटी होती है जो रिकमेंड करती है गवर्नमेंट को कि इतना 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 एमएसपी हर एक क्रॉप के लिए लगाओ। और सीएससीपी एक कमेटी है, ठीक है, उसके रिकमेंडेशन है, फाइनल अप्रूवल कौन देता है एमएसपी का? कौन? मिनिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, ऐसी कोई मिनिस्ट्री नहीं है, कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स होती है, ठीक है। फिर एमएसपी के फैक्टर्स कौन से कंसिडरेशन में ले जाते हैं वो पता करो, एमएसपी का फॉर्मूला क्या होता है वो पता करो एक बार, ठीक है। एलके झा कमेटी का नाम सुना है कभी? हाँ, एलके झा कमेटी ने सीएससीपी का रिकमेंडेशन दिया बनाने के लिए, फिर सीएससीपी बनता है, वो रिकमेंड करता है, फिर जाके वो फाइनली अप्रूव होता है। पढ़ोगे, पता करो, ताकि जब एग्रीकल्चर डिटेल में पढ़ोगे वहां पे, तब एमएसपी दिमाग के ऊपर से ना जाए, हल्का हल्का जितना भी पॉसिबल हो लिखना उतना ही लिखना, आगे जाके आइडिया रहेगा आप लोगों को, ठीक है। किसको लग रहा है बहुत ज्यादा हेक्टिक हो रहा है होमवर्क? कोई है? बोलो बोलो बिंदास सर, होमवर्क बहुत ज्यादा हेक्टिक हो रहा है, ऋतुजा को छोड़ के किसी को और को लगता है? पक्का? बाहर जाके गाली नहीं हो गई मुझे? वो गारंटी नहीं है। चलो, assurance of MSP for 24 agriculture products, maintenance of buffer stock of wheat and rice by, तो एफसीआई का होमवर्क मिला है आप लोगों को? क्या मिला है? नहीं मिला है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर मिला था और मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर मिला था। तो मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स के अंडर एक स्टैट्यूटरी बॉडी एफसीआई, तो इस एफसीआई के बेसिक फंक्शंस क्या है वो एक बार देखना है, ठीक है। एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड ग्रेन्स एंड शुगर थ्रू पीडीएस, पीडीएस सिलेबस की रीडिंग है आपके एग्रीकल्चर के टॉपिक्स में, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, हर साल या अल्टरनेट ईयर पे पीडीएस पे एक क्वेश्चन आता है, हर अल्टरनेट ईयर पे चेक कर लेना, ठीक है। चलो, these instruments are aimed at protecting the income of farmers and providing food grains at subsidized rate to the poor. However, despite the government interventions, private trade क्या होता है? प्राइवेट ट्रेड। However, despite government interventions, प्राइवेट ट्रेड का मतलब क्या होता है यहाँ पे? वो जो व्यापारी रहते हैं एग्जैक्टली, सीधा एफसीआई को बेचने, मतलब मंडी में कम लोग जाते हैं फार्मर्स, जनरली व्यापारी वगैरह रहते हैं ना, उनको बेचा जाता है ना, बाय मनी लेंडर्स, रूरल पॉलिटिकल इलाइट्स, बिग मर्चेंट्स एंड रिच फार्मर्स, प्री डोमिनेट्स एग्रीकल्चर मार्केट्स, यही रूरल एरिया का फैक्ट है। उनको अच्छा रेट मिल सकता है मंडीज में जाके, लेकिन वहां तक जात नहीं पाते वो लोग जनरली, ठीक है। द क्वांटिटी ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैंडल्ड बाय गवर्नमेंट एजेंसी एंड कंज्यूमर कोऑपरेटिव्स कॉन्स्टिट्यूट्स ओनली, ये फैक्ट है। जब भी एग्रीकल्चर मार्केटिंग आएगा ये वाला लिखो, ये पूरा का पूरा जो पैसेज है ना, ये पूरा का पूरा वहां पे जाएगा मेंस के इसके आपका। कितना बोल रहा है ये? गवर्नमेंट एजेंसी और कोऑपरेटिव्स का मतलब 90% ऑफ द मार्केट कौन एक्वायर करके बैठा है? प्राइवेट
जो दलाल्स वगैरह या मर्चेंट्स वगैरह हो गए अभी भी। चलो, इमर्जिंग अल्टरनेट मार्केटिंग चैनल्स, इसका मतलब क्या होता है? अल्टरनेटिव मार्केटिंग चैनल्स मतलब प्राइवेट सेक्टर्स, ऑनलाइन ऑनलाइन मार्केट जैसे। ठीक है, मतलब ये जो यहाँ पे ऑप्शन दिखे उसके अलावा कौन से ऑप्शन बचे अपने पास, क्या कहोगे? ऑनलाइन मार्केटिंग किसने बोला? नाम अभी ई नाम आया ना, नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट। ठीक है, और एनसीईआरटी में ई नाम तो है नहीं, लेकिन एनसीईआरटी में जो दो तीन दिए हैं, जैसे फार्मर्स डायरेक्टली सेल देयर प्रोड्यूस टू कंज्यूमर, इट इंक्रीजेस शेयर, मतलब इसी का आज का वर्जन कौन सा है? नेश इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट। तो होमवर्क लेने की इच्छा है या बस बहुत हो गई आपकी? बहुत हो गया। ठीक है, जिसको पता करने की इच्छा हो ई नाम के बारे में पता करना। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, फार्मर्स डायरेक्टली दूसरे फार्मर्स को प्रोड्यूस बेचते हैं ऑनलाइन। ठीक है, आपका अमेजोन फ्लिपकार्ट पता है ना, बस एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के लिए अमेजोन फ्लिपकार्ट ई नाम बना पड़ा है आज का। ठीक है, इसके एग्जांपल्स भी देखो, अलग अलग स्टेट्स के अपने अलग अलग ई नाम है। अपनी मंडी, उजावर सैंडीज, रैयतू बाजार्स, अलग अलग स्टेट में। ये आंध्र प्रदेश में होगा, ये तमिलनाडु में, ये हरियाणा पंजाब में, जहाँ पे फार्मर्स आते हैं और फार्मर्स डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्ट कंज्यूमर्स को बेचते हैं। ना इंटरमीडिएट मीडियर की गरज है प्राइवेट, ना एफसीआई को बेचना है, सीधा कंज्यूमर्स को बेचना चालू करते हैं। एक और अल्टरनेटिव रूट कौन सा दिया यहाँ पे? आजकल देखते हो ना, डिफरेंट डिफरेंट मल्टीनेशनल कंपनीज होती है। कौन सी होती है? अगर बालाजी ले लो सपोज करो, जो चिप्स बनाती है, राइट, हल्दीराम ले लो, वो क्या करते हैं, रूरल एरिया में रहते हैं, फार्मर्स का कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कि आप इतना इतना प्रोड्यूस करो। अगर कोई पोटैटो प्रोड्यूस करने के लिए बोला चिप्स के लिए, पहले प्राइसेस फिक्स करके रखते हैं वो लोग, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का कंसेप्ट है ना। और बोलते हैं कि जब आपके पोटैटो निकल जाएंगे यही प्राइस में, जितना इतनी क्वांटिटी हमें चाहिए एटलीस्ट, वो सारी क्वांटिटी हम खरीदेंगे। तो ये भी अच्छा कॉन्सेप्ट है, रादर देन वेट करो फसल का, फिर कितना मिलेगा उसकी गारंटी नहीं है, वगैरह वगैरह। ठीक है, तो अल्टरनेटिव फार्मिंग ये वही बात करिए, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात चल रही है यहाँ पे। चलो, क्या टाइम हुआ है? कंडीशन है बैठने की? नहीं, 10 मिनट। कितना होमवर्क मिला आज, बहुत ज्यादा हो गया क्या? देखो, एग्रीकल्चर रिलेटेड चैप्टर था, और सिलेबस के लगभग 5 पॉइंट एग्रीकल्चर के, जीएस 3 के। उसमें मेरी गलती नहीं है, मैं हर एक वर्ड को पकड़ के यहाँ पे बैठने के लिए 2 घंटे डिस्कस कर सकता हूँ, इतना कंटेंट है एग्रीकल्चर रिलेटेड। तो हर साल एटलीस्ट 5 क्वेश्चन यूपीएससी मेंस में, 4 से 5 क्वेश्चन एग्रीकल्चर के ऊपर आते हैं। तो लाइटली मत लेना एग्रीकल्चर को। ठीक है, बाकी की चीजें कल कंटिन्यू करते हैं। होमवर्क कर लेना बस याद से। ठीक है, करके आओगे ना होमवर्क? रिकॉर्डिंग पॉज करो जरा जल्दी, 2 मिनट। क्या हुआ?